अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना शो और आज की कहानी पर नज़र डालेंगे। तो एक आदमी जो है वो मछली पकड़ रहा था और काफ़ी देर से वो दरिया के किनारे बैठा था, लेकिन कोई मछली जो है ना उसके हाथ नहीं आ रही थी। उसे अपने बच्चों की फ़िक्र लगी हुई थी कि मछली ना मिली तो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा, वो खाएंगे क्या। और आखिरकार खुदा खुदा करके उसने एक मछली पकड़ ही ली। वो मछली को खुशी खुशी अपने थैले में डालने लगा था कि एक आदमी और उसके हाथ से मछली छीन ली और उसने पूछा कि क्यों छीन रहे हो। दूसरा आदमी बोला, ज़्यादा बातें ना करो, अब मछली मेरी है, जाओ कोई और मछली पकड़ लो। उसने अपनी ताकत दिखाई और उस गरीब से जो है ना मछली छीन कर ले गया। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि उस मछली ने उसकी उंगली पर जो है ना काट दी और आदमी ने तड़प तड़प कर चीख मारी। मछली उसके हाथ से निकलकर दोबारा पानी में जो है ना वो चली गई और समंदर में गिर गई। उसकी उंगली पर ज़ख़म बन चुका था, खून बहना शुरू हो गया। वो सीधा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने ज़ख़म को देखा, साफ़ किया और बैंडेज कर दी। बोला कि जाओ 3 दिन बाद देखना। अब उस आदमी ने के हाथ में शदीद दर्द हो रहा था। 2 दिन के बाद वो दोबारा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर भी देखकर हैरान और परेशान हो गया। डॉक्टर ने बोला, लगता है कि तुम्हें किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया और इस चीज़ का ज़ख़म जो है वो ख़राब कर रहा है। दोबारा पट्टी चेंज कर दी और फिर उसने कहा कि अब तुम जो है क्या हो कि अगर ये ठीक नहीं हुई 2 दिन के बाद तो फिर क्या होगा, तुम्हारा ये जो ज़ख़म है इसको काटना पड़ेगा और उंगली को काटना पड़ेगा, वरना पूरे जिस्म में जहर फैलने का ख़तरा ज़ाहिर किया गया डॉक्टर की जानिब से। हुआ ये कि और कोई चारा भी नहीं है। उसने बोला ठीक है। फिर वो आया 2 दिन के बाद और उसने बताया कि मेरा जो है ना वो ज़ख़म ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने को उसने दिखाया और उसने बोला कि ठीक है। उंगली डॉक्टर को देखने कहा कि उंगली काटनी पड़ेगी और बोला कि 2 दिन के बाद जो है ना इसे दिखाना, दवाई खाओ। और 2 दिन के बाद दोबारा से डॉक्टर ने पट्टी खोली तो देखा कि ज़ख़म ज़्यादा ख़राब हो गया था। डॉक्टर ने सर पकड़ लिया, पूरे बाजू में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने दोबारा पट्टी की और जनाब उसको ये कहा कि 2 दिन के बाद आओ। फिर जी हुआ ये कि डॉक्टर ने कहा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि जो तुम्हारा ज़ख़म है वो ठीक नहीं हो रहा, तुमसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई कि तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी की कोई बद्दुआ तो नहीं लगी, वरना ये ज़ख़म ऐसा नहीं है कि ठीक ना हो, ये क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो बोला हाँ एक गलती मुझसे हुई थी, मैंने किसी का हक मारा था, मछली छीनी थी और मेहनत से नहीं ली थी मैंने, और मैं उसकी मछली जो है ना वो ले उड़ा था। मछली ने मुझे काटा और उस मछली के काटने से मुझे ज़ख़म हुआ। और डॉक्टर ने बोला जाओ ढूंढो उससे, उसे माफ़ी मांगो और यही एक आखिरी रास्ता है, वरना तुम्हारा हाथ क्या ऐसे ही रह जाएगा और पूरा बाजू काटना पड़ जाएगा। वो आदमी गया दरिया किनारे, पूछ कर जाकर उसे ढूंढा और उसके पैरों में गिर गया, माफ़ी मांगी और उसे कहा कि कौन सा जादू है तुम्हारे पास कि तुमने जो है ना मेरे साथ मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मेरा बाजू तक कट जाता। उस आदमी ने बोला कि मैं तो सीधा सा आदमी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कहा, मेरे बच्चों का रिस्क तुम छीन कर ले जाकर जा रहे थे, मैं बेबस था। मैंने हाथ उठाया, ऊपर वाले से दुआ की और कहा कि ए मालिक मुझे अपनी ताकत दिखाए, और उसने अपनी ताकत दिखा दी। तो दोस्तों हमने क्या कि देखा कि जब भी कोई किसी का हक मारता है, किसी की हक तलफी करता है, किसी के साथ नाजायज़ करता है, तो हम ये समझते हैं कि हम ज़्यादती कर लेंगे और शायद थोड़ा सा माल अपने लिए जमा कर लेंगे, लेकिन उसके मुनाफी होता क्या है कि अल्लाह ताला जो कि ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहे होते हैं, उसका बदला फिर ख़ुद जो है ना वो अल्लाह ताला लेता है और दुनिया में ही दिखा देता है लोगों को कि अगर तुम किसी के साथ नाजायज़ करोगे, तुम किसी के रिस्क पर हक तलफी करोगे, डाका डालोगे, तो अल्लाह ताला जो है ना वो सबसे पहले उनको अकाउंटेबल बनाते हैं और उनके साथ जो है वो हम देखते हैं कि जितना आप करते हैं उससे ज़्यादा उससे नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज की कहानी के साथ हम शो का आगाज़ करते हैं और आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ईरानी सदर की जो है ना कल हमने देखा था कि वो शहीद हुए और उनकी शहादत पर पाकिस्तान भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है और हमने देखा कि कल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया था तमाम जो सरबराहान हैं, पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उनकी जानिब से। और ये आज ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान, क्योंकि एक अजीम दोस्त है पाकिस्तान के वो, और पाकिस्तान के लिए बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल करना चाहते, तो उनकी जाने के बाद उनकी शहादत पर यौम सोग भी मनाया जा रहा है और इजहार ताज़ियत भी की जा रही है। इसके अलावा कराची भर में आज जो है ना वो हीट वेव का आज से खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उन्होंने कहा है कि जो हीट वेव है वो कराची में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 1 हफ़्ता ये बताया गया कि बहुत क्रूशल है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का इम्कान है। इससे पहले जो अभी तक जितनी गर्मी पड़ी, जिसमें हम बातें करते गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि उसमें ड्राइनेस नहीं थी, हीट वेव का इशू नहीं था। जब हीट वेव आती है तो डिहाइड्रेशन इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और लेथार्जिक आप फील कर रहे होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है ना वो आप एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, पानी की बॉटल लिए बगैर घर से बाहर ना निकलें। इसको अपने साथ जो है ना वो हमेशा रखें ताकि आप हाइड्रेट रहें
और जो है इसके हवाले से मुख्तलिफ कैंप्स भी लगाए गए हैं। साथ साथ कराची में जो मैट्रिक के इम्तहानात हैं उनको भी मुलतवी कर दिया गया है गर्मी में शिद्दत के इजाफे की वजह से। और ये कहा गया है कि जो वज़ीर तालीमी बोर्ड और जामिया सिंध के हुक्म पर सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने 21 से 27 मई के दरमियान जितने भी होने वाले एग्ज़ाम्स थे उनको मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा कराची में हीट वेव से मुताल्लिक बल्दिया उज़्मा कराची ने भी इंतजाम कर लिए हैं और कराची के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड्स बना दिए गए हैं। जगह जगह जो ना शहर भर में मैंने देखा है कि कैंप्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर सबीलें भी लगाई गई हैं, पानी दस्तयाब है वहाँ पर। इसके अलावा अगर अस्पतालों की बात की जाए तो सीनियर डॉक्टर मेडिकल सर्विसेज को इन वार्डन्स की खुसूसी निगरानी की हिदायत भी जारी की गई हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल है, लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, हीट वेव के मरीजों के लिए बेड्स को भी मुख्तस कर दिया गया है और दीगर अस्पतालों में भी कहा गया है कि वहाँ पर भी इंतजाम किए गए हैं। तो ये कहा है कि हीट वेव जो है दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे के दौरान शहरी धूप और गर्मी से खुसूसी तौर पर एहतियात करें। इसके अलावा सबीलें जैसे मैंने आपको बताया कि लगाई गई हैं, कैंप्स लगाए गए हैं शहर के 14 मकामात पर। वाटर कॉरपोरेशन ने भी जो है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तमाम सरकारी हाइड्रेंट्स पर भी सरकारी जो है वो सबीलें लगाई गई हैं। ठंडे मशरूबात और पानी जो है वो वहाँ पर मौजूद है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी किस्म की डिहाइड्रेशन का सामना ना करना पड़ सके। इसके अलावा हम देख रहे थे कि किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी तलबा का मामला था उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और उसमें पाकिस्तान वापस लाने के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब ने फ़ौरी तौर पर ऐलान किया था कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको बाहिफाजत वतन वापस लेकर आना है। और ख़ास तौर पर सिंध के तलबा के लिए उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो उनको टिकट्स हैं वो फ़ौरी तौर पर गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध की जानिब से जो है वो दिए जाएंगे। मुलाकात भी की कल उन्होंने पेरेंट्स की, जिससे आप फुटेजेस भी देख रहे हैं। पेरेंट्स इंतहाई परेशान थे और उस पर उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में किर्गिस्तान मुतासरीन सेल कायम कर दिया गया है और सेल एडिशनल सेक्रेटरी उनकी सरबराही में 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगा। इसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर है 1366 व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और इसके अलावा सिंध गवर्नर सेल @hotmail.com भी जो है ना वो ईमेल भी दी गई है ताकि किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हो। फ़ोन नंबर भी दिया गया है तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन कर सकते हैं कि क्या है। और अगर किसी के भी पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो अगर वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो उनको असिस्टेंस चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। तो ये भी एक हमें अच्छी चीज़ नज़र आई है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो खासी इन एक्शन सड़कों पर दिखाई दे रही है और 27 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं जिनमें नो पार्किंग और वन वे के खिलाफ वर्जी पर भी मुकदमात हुए हैं। ट्रैफिक कवानीन की वायलेशंस पर भी जो है वो मुकदमात हो रहे हैं। तो खासी हमें इस वक्त एक्टिव नज़र आ रही है। इसके अलावा नेपरा ने इलेक्ट्रिक के 5 साल पावर एक्वर्जन प्रोग्राम की जो है वो मंजूरी दे दी है और प्रोग्राम की मंजूरी 2024 से लेकर 2028 तक दी गई है। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुजाहिरीन से के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ये मुज़ाकरात क्या थे और कौन से मुतालबात थे, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ जिसको हमें डिस्कस करना है वो ये कि आज जो है वो मुशायरा होने जा रहा है। पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से ये मुशायरा होगा और मुशायरे की सदारत जो है प्रोफेसर सहार अंसारी साहब करेंगे जो कि खुद हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इसमें शिरकत भी करेंगे और एक अच्छी एक्टिविटी शहर में हमें नज़र आ रही है। तो वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो के अंदर। सबसे पहले मेराज अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेराज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वेलकम टू द शो। कहानी मिस कर दिया आज आपने? थोड़ी सी सुनी है मैंने एंड सुन लिया है। देखिए वक्त गुजर गया कहानियाँ सुनते सुनते, लेकिन बहरहाल कहानी सुननी चाहिए और थोड़ी सी सुनी है मैंने। अभी ऑफर कहानियाँ सुनाती हूँ। और साथ साथ जो है ना वो खुर्शीद रहमानी साहब भी हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। अस्सलाम वालेकुम खुश भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी से बचना है, हीट वेव जो है वो अब आ रही है शहर में। बाहर सबसे बड़ी चैलेंजिंग उन लोगों के लिए है जिनका काम ज़्यादातर बाहर है। सब्ज़ी वाला, फ्रूट वाला, चाय वाला, होटल्स वाले, बस में सफ़र करने वाले, ख़ुद कंडक्टर, ड्राइवर्स, जर्नलिस्ट, ये सब लोग वो हैं कि जो जिनका बाहर निकले बगैर गुजारा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने के लिए कहा गया और गर्मी है भी बहुत ज़्यादा। ऐसे ही है क्योंकि जो प्रोफेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसने और उसके अलावा जो मौसमियाती तब्दीली के जो इदारे हैं उन्होंने मुतनब्बे किया है सिंध भर के शहरियों को। और वो इलाके जो ज़्यादा गर्म होते हैं, जो सहराई इलाके हैं, थर के इलाके हैं, मिट्टी है, उसके अलावा लड़काना है, सखर है और कनकोट, इस तरह की जो ये हमारी सहराई पट्टी है और जो खुश्क इलाके हैं, मैदानी इलाके, वहाँ पर उनको कहा है। कराची में भी उसका हीट वेव का मुमकिन ख़तरा जिसे कह सकते हैं, हीट वेव नहीं है लेकिन मुमकिन ख़तरा है उसका कि वो आ सकती है। गर्मी की जो लहर है, तपिश है, उससे शहरी बचें और सर को ढाँप के रखें। उसके अलावा जो PDM में है उसने जो सिंध के 30 अजला हैं उसमें एक हिदायतनामा जारी भी किया है। उसमें मुख्तलिफ उसमें उसकी जो जुज़ियात हैं
और तमाम अस्पतालों को 50 से ज़्यादा इदारों को वो लेटर अरसाल किए हैं जिसमें प्रिकॉशंस हैं और जिसमें हिदायत हैं कि कौन किस किस तरीके से जो है वो उनको ट्रीट करना है। मैट्रिक के एग्जाम्स भी मुलतवी जी, कर दिए। इसके अलावा जो अस्पतालों के अंदर उनको कहा गया कि अब आप जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो बैकअप में रखें और वार्ड्स मेंटेन करें। उसके अलावा पानी की जो मुख्तलिफ जगहों पे जो कैंप्स हैं माजी में भी लगते रहे हैं और समाजी तंजीमें भी लगाती हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी लगाती है, डिप्टी कमिश्नर्स के वो भी उसको लगाते हैं ताकि शहरियों को बर वक्त जो है वो पानी वक्तन फ़वक्तन लोगों को जो मुसाफिर हैं, जो ऑन द वे ट्रैफिक पर हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनको वो पानी मैसर हो। लेकिन 2-3 साल कबल जो है वो कुछ शहरियों ने अपनी मदद आप कहते हैं जो स्प्रे भी शुरू किया था कि जो बाइक पर जो लोग सवार हैं पानी मार रहे थे, पाइप्स लगाए थे, काफ़ी ज़्यादा जनरल एक्टिविटी। एक बड़ी अच्छा एक अमल है जो शहरी खुद भी करते हैं और सरकारी सतह पर भी इसको किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो महराज भाई वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है बाहर निकलना और इस तरह से काम करना। ऐसा ही है, देखें क्योंकि जाहिर सी बात है हम रिपोर्टिंग करते हैं शहर में और ख़ासतौर पर क्राइम की जो रिपोर्टिंग है उसके लिए हमें बाहर तो निकलना पड़ता ही है। तो गुज़िश्ता तकरीबन 10 रोज़ से ही बहुत सख्त गर्मी तो पड़ी रही थी। अब हीट वेव का जो इम्कान ज़ाहिर किया उसके बाद PDMA की जानिब से गाइडलाइंस जारी हुई। फिर हमने ये भी देखा कि शहर में जो है पुलिस ने भी, ट्रैफिक पुलिस ने भी और दीगर इदारों ने भी अपने तौर पे काम करना शुरू कर दिया है। अब साथ साथ कल फिर अचानक ही मैट्रिक के जो 9th के पेपर्स थे वो कैंसिल कर दिए गए, लेकिन 2 पेपर रह गए थे। बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चों का ये कहना था कि भाई गर्मी तो पड़ी रही थी, तो इसमें अब ये था कि ये 2 भी निकल जाते, तो एक रिदम था अभी इस वक्त बना हुआ उनका और तैयारी उनकी भरपूर थी, मुकम्मल थी। अब ये जो गैप जो आएगा ना 3-4 दिन का, इससे उनको असर तो पड़ेगा, लेकिन क्या किया जाए क्योंकि अगर हीट वेव का मामला आता है तो जाहिर सी बात है पहले अपने आप को सेव करना है ना, तो उसके लिए जाहिर सी बात है एहतियाती तदाबीर हर शहरी को अपनानी पड़ेंगी। उसमें चाहे वो जर्नलिस्ट हो, मज़दूर तबका हो, ड्राइवर तबका हो, कंडक्टर हो, कोई भी हो, उसे एहतियात करनी पड़ेगी वरना वो नुकसान उठा सकता है। क्योंकि 2015 में एक बहुत बड़ा लॉस हम इसी कराची में हीट वेव के दौरान कर चुके हैं और उसी के जो ख़तरात के पेश नज़र ही जो है गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि अब थोड़ा सा लोग एहतियात कर लें और एहतियात मेरे ख्याल में इलाज से बेहतर होती है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर शहरी एहतियात करें, 2-4 दिन की बात है, उसके बाद फिर रूटीन पे आ जाए। पहले तो आप दोनों ये मुझे बताएं कि रोज़ाना जो है ना आगे पीछे ऑन एंड ऑफ शो में आ रहे हैं और मैं अक्सर ये कह रही हूँ नहीं भी आ रहे तो टीवी पे तो देख ही रहे होंगे, अम्ब्रेला लिए आप लोगों ने, छतरी ली है, गाड़ी में रखी है, कवरेज पे जा रहे हैं, तो अपना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? छतरी बहुत ज़रूरी है, इसको हम लेके नहीं जाते, उसको इस्तेमाल नहीं करते। दोनों ने लिए शक्लें बता रही है। नहीं जी, छतरी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की है और बस जाहिर सी बात है गाड़ी में जाते हैं फिर वहाँ उतरते हैं तो अब एक तो थोड़ी सी आदत भी पड़ी हुई है ना, बरसों का एक रूटीन होता है ना आपका, क्योंकि ये आप देखिए पहली गर्मी नहीं है कराची में। अब थोड़ा सा मामला ये है कि पहले भी इतनी ही गर्मी होती थी लेकिन लोग अवेयर नहीं थे। अब लोग अवेयर ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया है, मीडिया है, हर पल और हर मिनट में आप गूगल पे चेक कर सकते हैं जी अगले घंटे में सेंटीग्रेड कितना पहुंच जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। ये जो आगाही होती है ना किसी चीज़ की मालूमात का हो जाना, तो कभी कभार ये भी हमारी नफ्सियात पर जो है वो असरअंदाज होता है, तो हम उस चीज़ को फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो फील कर रहे होते हैं। तो बहरहाल अच्छी बात है, हम और हमारी गलती है, हमें छतरी रखनी चाहिए अगर बाहर धूप में ऐसा लगता है कि बहुत देर। भाई हम जब छोटे थे स्कूल से जब आते थे उस वक्त तो अम्ब्रेला लेते थे, दादा के साथ आते थे स्कूल से वापसी पर। अब चूंकि गाड़ियाँ और सारी मामलात हैं तो सारी पुरानी रिवायतों को रिवाइव करने के लिए दूसरी बात ये तो हीट वेव है रमशा, लेकिन जो जराइम वेव चल रही है कराची में उसका क्या होगा? उसका आपका ये मसला हल यही खुर्शीद भाई आते भाई गर्मी से तो बचने की तदाबीर बता दी रही लोगों, लेकिन कराची के शहरी इस नेचर से कैसे बचें, जराइम की शरह को कैसे कम करें, ये सूरत हाल भी तो इससे भी तो बचना है ना हमें। ये एक वेव जो चली हुई है पूरे सिंध में, इसकी वेव है, इसमें बच्चे, बूढ़े, इवन के मैं ऐसे अफसरान को भी जानता हूँ जो गवर्नमेंट के आला ओहदों पर हैं, वो भी इसका शिकार हो चुके हैं, वो भी बेचारा गैर महफूज हैं। तो उसको कराची को महफूज बनाना हमने, पूरे सिंध को महफूज बनाना है। बदकिस्मती से वो जो लॉ एंड ऑर्डर की जो मिनट्स हैं, वो जो उसके ऊपर जो इजलास होते हैं, इजलास फिर इजलास और नोटिस फिर नोटिस, किसी भी वाक़े का नोटिस होता है, वज़ीर दाखिला नोटिस ले लेते हैं सिंध के, वज़ीर आला सिंध नोटिस ले लेते हैं, IG नोटिस ले लेते हैं, हमें इम्पैक्ट नज़र नहीं आता कि उस नोटिस लेने के बाद हुआ क्या, उसका फॉलोअप क्या हुआ। IG सिंध ने नोटिस लिया था किसी वाक़े पर, किसी कत्ल की वारदात पे, किसी जराइम की वारदात पे या किसी और इशू पे, किसी भी मामले पर, लेकिन उसका हमें कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। वो जो वेव है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, महराज भाई इसके ऊपर बड़ी अच्छा अमन के बड़े इजलास हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है इस वक्त महराज भाई? क्या वाकई स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल में कमी आई है ओवरऑल या नहीं आई? इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मज़ीद भी खबरें होंगी लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले बात हो रही थी जी अमन अमान की सूरत हाल के वाले से जी। कराची में बड़ी बातें हो रही हैं और इजलास भी हो रहे हैं और सीरियसनेस भी नज़र आ रही है, तो क्या उसका इम्पैक्ट आया है महराज भाई अब तक? आवाम की तनकीद का निशाना हमेशा पुलिस बनती रहती है, लेकिन हम लोग जो है जाहिर सी बात है क्राइम रिपोर्टर्स हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा करीब से देखते होते हैं मामला को कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पहले किसी ज़माने में कहा जाता था कि डाकुओं के साथ पुलिस मिली भी होती है, जहाँ स्ट्रीट क्राइम होता है वहाँ पुलिस को पता होता है कि वहाँ नहीं आना, और इस तरह की बातें हम लोग आपस में करते थे, लोग करते थे। अब लेकिन मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है ना, करंट सिचुएशन इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पुलिस खुद बौखलाहट का शिकार है। IG सिंध का इस वक्त पूरा फोकस, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, एक तो कच्चे के डाकू वाला मामला चल रहा है, चले वो तो कराची से बाहर है, लेकिन कराची में जो सबसे बड़ा फोकस है वो स्ट्रीट क्राइम पर ही है। और उसके लिए रोज़ की बुनियादों पर इजलास हो रहे हैं, रोज़ की बुनियादों पर जो है वो जिद्दत के साथ भी काम करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो ऐसा होता था ना कि जी बस पेट्रोलिंग बढ़ा दो और ये इस तरह से काम हो जाता था। अब तो बाकायदा एनालाइज सिस्टम उन्होंने मुतारिफ करा दिए हैं हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर कि भाई तारिक रोड की इस चौरंगी पर और इस चौरंगी पर, उसके बाद बहादुराबाद पर किस वक्त में वारदातें होती हैं, उसको पूरा एनालाइज किया जा रहा है। एनालाइज करने के बाद वहाँ पर जो है पुलिस को डिप्लॉय किया जा रहा है और उससे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये बहुत समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है वो फ़र्क। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ सामने आई है कल ही कि जो गैरकानूनी तौर पर स्क्रैप का कारोबार करने वाले लोग थे, जब से ये बंद हुए इनकी दुकानें, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुए हैं और गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं, उसके बाद से मोटरसाइकिल की छीनने की और चोरी होने की वारदातों में 1 महीने के दौरान में 40% फ़र्क आया है। तो इसका मतलब है कि वो मोटरसाइकिलें यहाँ से छीनने के बाद कट पिट के यहीं जो है स्क्रैप हो रही थी और यहाँ से कहीं आगे जा रही थी। तो पुलिस अपने तौर पर काम कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा फ़र्क हमें भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम भी रोज़ाना रिपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ाना गोलियाँ चल भी रही हैं, लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं, उनके मोबाइल फ़ोन्स भी छीन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब इसमें कुछ वक्त तो उनको लगेगा, लेकिन यह है कि इस बार जो महकमा पुलिस है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कुछ इस हवाले से संजीदा हैं, क्योंकि उनको किसी भी तौर कराची में अमन मान कायम करना है, जो कि उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और वो है जी किर्गिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तानी तलबा जो है वो मैसूर हो गए थे और अटैक्स हो रहे थे, ना सिर्फ पाकिस्तानी तलबा के ऊपर बल्कि हमने देखा कि जो और ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए थे उन सबको ज़दोकोब किया गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, हिरासा किया गया था उनको, जिस पर पाकिस्तानी तलबा ने ख़ासी तशवीश का इजहार किया था और बहुत ज़्यादा परेशान थे। पाकिस्तान एम्बेसी से भी उन्होंने रब्ता किया था, लेकिन इस वक्त जो है ना गवर्नर सिंध खासे एक्टिव नज़र आए इस मामले पर। फौरी तौर पर उन्होंने जो है ना वो हेल्पलाइन जारी की, नंबर दिया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर ये लगी, हम बहुत कुछ कहते हैं जी ख़बरों में रहना चाहते हैं फलाना और ढिमाका, लेकिन बात ये है कि अब तक किसने जो है ना उनके पेरेंट्स को बुला के मुलाकात की है और किसने इस इशू को इतना सीरियसली और एग्रेसिवली उठाया, टिकट देने का ऐलान किया, पेरेंट्स को बुलाया, फौरी तौर पे मीटिंग्स की हैं। तो खुर्शीद भाई आप क्या समझते हैं? अभी तक एम्बेसी की तरफ से जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आई थी जो गवर्नर साहब अभी देखिए वो इस तरह से लेके चल रहे हैं। अच्छा शेर है, खंजर चले दिलों पे तड़पे हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे दिलों में है। तो गवर्नर सिंध ने वो दर्द जो है ना अपने अंदर समोया हुआ है, खा वो स्ट्रीट क्राइम से मुतासिर शहरी हों, बेरोज़गार शहरी हों, या भूख और अफलास से में मुब्तला शहरी हों, या किसी का भी कोई इमरजेंसी इशू हो या बेल ऑफ होप का इशू हो, मतलब वहाँ पर लोगों को वो रेस्क्यू उनको वो करते हैं। तो इसी तरह ये किर्गिस्तान वाले जो तलबा और तालिबात का इशू था, ये भी बड़ा एक संगीन था, क्योंकि हमारे मुल्क के शहरी हैं, मुल्क का मुस्तकबिल हैं वो। और जब उनको मुश्किल दरपेश आई तो गवर्नर सिंध ने उसको फौरी तौर पर लब्बैक कहा, और इसमें जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो भी इसमें खासे एक्टिव हैं। 3 रोज़ कबल जो लाहौर में फ़्लाइट्स उतरी तो उन्होंने भी उनको वेलकम किया, और फिर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी उन्होंने फिर इस पर एक ख़ास खुसूसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद इसके ऊपर एक सेल कायम किया। उस सेल कायम के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी 1 की सरबराही में वो सेल काम करेगा। 24 घंटे वो जो है वो 3 शिफ्टों में वो सेल काम करेगा। इसके अलावा उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दिया उसमें। फिर उसमें एक अच्छी चीज़ ये की कि जिनके बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करने गए हैं उनके वालिदैन को बुला के गवर्नर हाउस में उनको एक तसल्ली दी है, उनसे मुलाकात की है, और ये कहा है कि जो मुमकिन ताउन गवर्नमेंट से हो सकता है, विफाक से हो सकता है, सूबे से हो सकता है, वो हम करने को तैयार हैं। उससे क्या हुआ कि उनके वालिदैन को एक तशफ़ी हो गई, एक इत्मीनान कल्ब हो गया कि हमारे बच्चे अब पाकिस्तान आने के लिए महफूज कोई पॉलिसी बन रही है पाकिस्तान में, उसके ज़रिए वो पाकिस्तान आ जाएंगे। तो यकीनी तौर पे उनके वालिदैन को एक तसल्ली बख्श जवाब तो मिला है। और ये खुशाइन बात है कि पूरी वफाकी सतह पर भी जो हमारे सफ़ीर हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उसके अलावा जो भी
वो इसके ऊपर खासे परेशान भी हैं और उस पर कोशिशें भी कर रहे हैं, और फ्लाइट्स आ रही हैं। लाहौर में फ़्लाइट्स आई हैं, कल भी फ़्लाइट आई थी, इसके अलावा परसों भी आई थी। इसको वेलकम किया है मोहसिन नकवी साहब ने और दीगर लोगों ने। तो ये खासी अच्छी एक काबिल तहसीन बात है। बिल्कुल ऐसे ही रैपिड रिस्पांस की ज़रूरत भी थी महराज भाई, क्योंकि एक तो इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हो जाए और उसके ऊपर अगर आप फौरी तौर पर एक्शन ना लें या आप फौरी तौर पर अपने बच्चों को रेस्क्यू ना करें, तो दुनिया की नज़रें होती हैं कौन किसको, किस मुल्क का इसके ऊपर क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है, कैसे वो अपने लोगों को रेस्क्यू करते हैं, किस तरह से उनका मोड ऑफ एक्शन है। तो हमें ये लग रहा होता है कि सिर्फ हमारे बच्चे यकीनन वो तो सबसे पहले प्रायोरिटी हैं कि अपने वतन वापस वो महफूज तरीके से आएँ, लेकिन ओवरऑल एक इम्पैक्ट और सिनेरियो और आपका इमेज बिल्डिंग की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं लोग कि अगर वहाँ पर कोई और इस तरह का वाक़या आएगा तो किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखें, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इस बेहिस माशरे में और इस बेहिस सियासी माहौल में ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है कि गवर्नर सिंध जो हैं कामरान टिसोरी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, और उन्होंने तमाम वो जो मसाइल जो पिन पॉइंट थे जिसमें शहरियों का मामला था, स्ट्रीट क्राइम भी जैसे जिक्र किया अभी इन्होंने खुर्शीद भाई ने भी, उसमें भी उन्होंने मोटरसाइकिलें दी, नौजवानों के लिए उन्होंने IT के कोर्सेज़ कराए। अब साथ में जब ये यहाँ वाक़या हुआ बैरून मुल्क मुकीम जो हमारे तालिब इल्म थे, ज़ाहिर सी बात है माँ बाप के लिए औलाद देखें वो सबसे अहम चीज़ होती है, ठीक है ना। उनकी परेशानी को मैं नहीं समझता कि कोई इमेजिन कर सकता है कि वो कितने ज़्यादा टेंशन में होंगे, जहनी अजियत में होंगे। बहरहाल इस वक्त उनको वहाँ बुलाकर उनको तसल्ली देना ये भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। कुछ तो तसल्ली उनको हुई होगी। उसके बाद जो उन्होंने इक़दाम उठाए और जो सेल वगैरह कायम किया, उसके बाद कुछ फ़्लाइट्स लाहौर में उतरी भी हैं, तो इससे लग रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना वो अपने लोगों के लिए काम करती है। बैरून मुल्क में अगर उनके साथ कोई मसाइल पेश आ जाएँ तब भी, और अंदरून शहर अगर उनके साथ कोई मसाइल आएँ तब भी, तो एक बहुत अच्छा साइन है ये। अब लोगों का कम से कम एतमाद थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर हम सियासी पार्टियों से या सियासी मामलात से बालातर होकर सोचें तो ये प्योरली जो है इंसानी खिदमत है और उनका फ़र्ज़ भी बनता था कि ऐसा करें, क्योंकि इससे पहले भी शायद आपको याद होगा कि गुज़िश्ता अदवार में एक गवर्नर हुआ करते थे। उस दौर में जो है कुछ लोग जो है एक जहाज़ हमारा अगवा हो गया था, जो बहरी जहाज़ था, फिर उसको बमुश्किल तमाम लोगों को बिछा के यहाँ पर लाया गया था। आपको याद होगा तवान की अदायगी उसमें हुई थी और उसमें 1-2 NGOs का भी बड़ा उसमें किरदार रहा था। तो लेकिन चलें, अच्छी बात है कि ये जो कामरान टिसोरी जो हैं ये इस तरह से काम कर रहे हैं जिसमें आवाम में इनकी मकबूलियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक हर आम आदमी जिसको नहीं पता होता था ना भी गवर्नर कौन है यहाँ पर, सबको उनका नाम और उनके काम दोनों याद हैं। हर दूसरे से तीसरा शख्स जो है वो उनका जिक्र करता हुआ हमें मिलता है। उन्होंने इस कुछ अरसे में इतना तो किया है कि लोगों के दिलों में जो है अपने लिए जगह बना ली। बिल्कुल बनाई। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रोल गवर्नर साहब अदा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बजा है। लेकिन अगर यही रोल हमारे जो है वो, क्योंकि हम जब इलाका वाइज हमारे यहाँ UC काउंसिल्स मौजूद हैं, तमाम काउंसिलर मुंतखब होकर आते हैं, देन चेयरमैन DC फलाना इतना कुछ तो हमारी हायरार्की में, लेकिन हम किसी तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो गवर्नर साहब तक एक्सेस होना भी आवाम के लिए एक बड़ी बात है कि जो है ना जी वही बैल ऑफ होप के थ्रू हो, चाहे ईमेल के थ्रू हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, मिल भी लेते हैं लोगों से, अक्सर बाहर भी सुन भी लेते हैं, बुला भी लेते हैं उनके मसाइल हल करने के लिए। तो ये रोल जो है वो हमारे चेयरमैन्स का, UC काउंसलर्स का और इन लोगों का भी अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से शहर से आधे मसाइल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। खुशी साहब, बहुत कुछ आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी हल करवा सकते हैं और हल हो सकते हैं, इतना फंड तो होता ही है। लेकिन वही वाली बात है ना कि दफातर में मिलना ही नहीं है, अवेलेबिलिटी शो ही नहीं करनी है आवाम के लिए, वो इलाकों में ही नहीं होते। महमूदाबाद वाले को आप देखें ढूंढेंगे, लांडी वाले को आप ढूंढेंगे, वो वहाँ पर होगा। देखें ना कि माजी में भी जो गवर्नर रहे थे जिन्होंने ये दावे किए थे कि गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ देंगे और आवाम के लिए दरवाजे खोल देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर माजी में इस शहर में जो भी बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद थे उन्होंने ये कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं और मिलते भी नहीं थे लोगों से। अलमिया ये है किसी UC काउंसलर से मिलना, आप ये समझ लें कि किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने के मुतरादिफ है उस UC के इलाके मकीनों का। तो उस सारी सिनेरियो में, उस सारी डेमोग्राफी में अगर गवर्नर सिंध किसी आम शहरियों से बगलगीर हो रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, तो ये काबिल तहसीन बात है। वरना तो हम रोड से गुजरा करते तो ये मालूम होता था ये गवर्नर हाउस है। गवर्नर कौन है ये लोगों को नहीं मालूम होता था, क्योंकि ज़ाहिर है पोर्टफोलियो है, एक सेरेमोनियल पोस्ट है, एजाज़ी पोस्ट है, तो वो एक काबिल तहसीन बात यह है कि वो शहरियों से मिलते भी हैं
और मुख्तलिफ उसके टॉपिक्स हैं, मतलब कभी वो IT की सूरत में मिलते हैं लोगों से, कभी वो मुफ्त राशन की सूरत में लोगों से मिल लेते हैं, कभी वो अफ्तार की सूरत में मिलते हैं, कभी वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके खाने या अफ्तारी या उसकी सूरत में मिलते हैं। ठीक है ये बात, लेकिन जो सिंध के दीगर शहर हैं उन शहरियों का भी शिकवा है, लड़काने के शहरियों का शिकवा है। कभी आप कराची के गवर्नर तो नहीं, ये बात हमारी हम पहुंचा सकते हैं इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अपने मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से, कि जो सिंध की दीगर शहरी हैं वो इस बात पर बड़े परेशान हैं और तजस्सुस भी करते हैं कि यार कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास से गवर्नर निकल नहीं रहे। उसका हमने उनसे सवाल भी किया तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि हम अब कराची के अलावा हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर और लड़काना में भी IT के कोर्सेज शुरू करेंगे। जो उनका जो शिकवा था वो शिकवा भी उन्होंने दूर कर दिया है कि अब दीगर शहरों में भी IT के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर्सेज हैं वो और दीगर जो प्रोग्राम है गवर्नर इनिशिएटिव के, वो भी वहाँ शुरू कर देंगे ताकि उनका जो शिकवा है वो दूर हो जाए। अब मेरा भी एक शिकवा जो है ना वो तमाम UC काउंसिल से, चेयरमैन से और DC से, सबसे ये है कि जी जनाब आप लोग भी आ जाएं फ्रंट फुट पर, सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल करें। लोग कहते हैं हमें कवरेज नहीं मिलती, भाई आप कुछ करेंगे तो कवरेज भी मिलेगी। तो आप आ जाएं, उसका करें, आप एक्टिव हो जाएं, लोगों के मसाइल हल करें और हमारे शिकवे भी दूर कर दें और आवाम के शिकवे भी दूर कर दें और मकबूलियत में भी आपकी इजाफा होगा। तो टेक इट एज एडवाइस, आप करके देखें, आपको यकीनन एक अच्छा फीडबैक ज़रूर नज़र आएगा। और ये सब इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने आवाम में कई शोज़ किए हैं और देखा है कि अवामी मसाइल हल करने के लिए लोग जाना चाहते हैं, सुनवाना चाहते हैं, लेकिन कोई अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मकबूलियत में भी इजाफा होगा और आवाम के मसाइल भी हल हो सकेंगे। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात करेंगे कराची में ट्रैफिक के हवाले से, और अभी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जाने से पहले भी ये कहा गया था कि शहरियों के लिए अलर्ट जारी किया था कि खुदारा सीरियस हो जाएं और जो ट्रैफिक कवानीन हैं उनकी पाबंदी करें। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने इनएक्शन दिखाई दे रही है और वायलेशंस के अगेंस्ट 27 शहरियों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। नो पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी मुकदमात हुए हैं। इसके अलावा जो है मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, मेरे ख्याल से महराज भाई साथ हैं तो वही बता देंगे। नंबर प्लेट ना होने पर भी हुआ, इसके अलावा वन वे की खिलाफ वर्जी, गलत लेन में भी चलाने पर, तो काफ़ी सारी चीज़ें। महराज में क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? देखिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो कोशिश तो करेगी कराची में जो है ट्रैफिक के रवानी को बहाल रख 20,000 चालान भी हो गए। बिल्कुल। अच्छा बात यह है कि चलें ज़ाहिर सी बात है जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसको चालान मिलना चाहिए, उसको जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि हमने अमूमन ये देखा है कि लोग शॉर्टकट के चक्कर में हमेशा रॉन्ग में आना शुरू कर देते हैं और चलो मोटरसाइकिल तो आ रही है, साथ साथ में गाड़ियाँ भी उल्टी आ रही होती हैं देखते। अच्छा वो किसी तौर बाज नहीं आते, एक आध दफ़ा उनका चलान हो जाता है तो फिर वो कोई ना कोई बहाना बना के वो कर लेते हैं। तो चलिए ट्रैफिक पुलिस हमें जो है वो एक्शन में नज़र आ रही है शहर में। एक तो फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पे, काले शीशे वाली गाड़ियों पर, वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ, हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ, सिग्नल तोड़ने वालों के खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। और अब तो 27 तकरीबन मुकदमात भी दर्ज हुए हैं और चालान भी बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कराची का ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल में नहीं है ट्रैफिक पुलिस के। अच्छा कार्रवाई तो सारी अच्छी हैं ट्रैफिक पुलिस की। DIG जो ट्रैफिक हैं अहमद नवाज चीमा DIG ट्रैफिक हैं इस वक्त। लेकिन एक चीज़ जो मुकदमात जो दर्ज हो रहे हैं तो इस हवाले से पहले भी ये सवाल उठा था कि देखें जी ट्रैफिक की ज़ाहिर सी बात है खिलाफ वर्जी होती है तो उसमें कुछ बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं स्कूल के, कॉलेज के, तो वो भी गलती कर बैठते हैं, उनसे गलती हो जाती है। तो उसमें मुकदमात का दर्ज होना जो है वो शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मुनासिब नहीं है। उसका रीज़न यह है कि एक FIR अगर किसी के भी ख़िलाफ़ दर्ज हो जाती है तो वो जब भी कभी हायर स्टडीज़ के लिए या किसी भी मामले के लिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश करेगा तो उसके रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड दागदार होगा, उस नौजवान का जो है रिकॉर्ड दागदार हो जाएगा, तो उसको परेशानियाँ होंगी इससे। बहुत सारे जो बैरूनी ममालिक हैं उनके इमिग्रेशन लॉज इतने सख्त हैं कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो है किसी भी पुलिस के या उसके पेपर आपके पास एक दफ़ा कट चुका है FIR के नाम से जो भी हो तो जी आप उससे तो वैसे ही मतलब आउट हो जाते हैं, लिस्ट से आउट हो जाते हैं। ऐसे ही है। और फिर ये तो मतलब इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीज़ाज़ की हम बात करें, वैसे भी जो है ना क्या कहते हैं आपको विज़िट वीज़ा लेने में भी आपको शदीद मुश्किल होती है अगर आपके ख़िलाफ़ कोई पुलिस पेपर हो, कोई चालान हो या जो है वो FIR कटी। और ये ऑन रिकॉर्ड रहती है FIR अगर एक दफ़ा हो गई तो वो ऑन रिकॉर्ड रहेगी, जब भी आपका डेटा निकाला जाएगा वो उसके साथ ही आएगी। तो मेरे ख्याल में मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि FIR दर्ज करने का जो इंतहाई कदम है
वो थोड़ा सा सोच समझ के उठाया जाए। हाँ, चालान और जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं पहले ही, तो अगर वो जुर्मानों का सिलसिला जारी रखेंगे तो फिर ये थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मुकदमात दर्ज करना इस चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि इससे जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं वो अगर कोई गलती कर रहे हैं या जज्बात में जो गलत काम कर जाते हैं, ट्रैफिक के कानून को तोड़ जाते हैं, तो उनका कम से कम मुस्तकबिल ख़राब ना हो, इसके लिए कुछ काम करना चाहिए ट्रैफिक पुलिस को। बहुत वैलिड पॉइंट है ये महराज भाई आपका। मैं तो जब ये खबर पड़ी तो मेरा तो उस वक्त दिमाग ही नहीं गया, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुकदमात अगर दर्ज हो जाते हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, सब लोग हैं, तो यकीनन ये एक क्रूशल चीज़ है। लेकिन बहरहाल ट्रैफिक वायलेशंस की पाबंदी तो वैसे भी करवाई जा सकती है, इतना कोई डिफ़िकल्ट काम है नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि हर्डल क्या है खुर्शीद भाई शहर में? देखें, जो ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उस पर तो अमल करना हर शहरी का अपना एक ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ फ़र्ज़ है। सिग्नल्स की जो पासदारी करना, ट्रैफिक लाइन के अंदर चलना। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो शहर में पथारे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ चौराहों पर, मुख्तलिफ़ सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक जैम हो जाता है। अब होता क्या है कि किसी को ऑफिस पहुंचना है, किसी को यूनिवर्सिटी पहुंचना है, और इस तरह वो टाइम सेविंग के लिए जो उसको जहाँ 10 मिनट लगते हैं उसको वो आधा घंटा लग जाता है। उस सारी सूरत हाल में वो नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, या कोई हम जैसा ऑफिस जाने वाला कोई भी शहरी हो, तो वो टाइम बचाने के लिए मुमकिन है कोई जल्दबाजी में कोई गलत फ़ैसला ले लेता है, वो रॉन्ग वे चला जाता है, वो सिग्नल तोड़ देता है। तो इस अगर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर हो और उसमें कोई हर्डल्स ना हो, तो मैं नहीं समझता कोई शहरी जो है और ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा। तो सबसे पहले जो हमारे जहाँ ट्रैफिक बैरियर्स हैं, जो जहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक होता है, उनको ठीक होना चाहिए। रात के औकात में आप जौहर चले जाएँ, यूनिवर्सिटी रोड चले जाएँ, बादराबाद चले जाएँ, वहाँ पर जो है वो 4-4 रो के अंदर जो है वो चेयर्स लगाई हुई होती हैं और ट्रैफिक वाले परेशान होते हैं। मतलब शहरी जो गुजरगाह है वो लोगों के लिए तंग होती है। उसके अलावा फूड स्ट्रीट्स पर जो टेबल्स हैं, कुर्सियां हैं, और टेबल्स लगाए हुए होते हैं, बड़े बड़े फट्टे लगाए हुए होते हैं, तख्त लगाए हुए होते हैं, तो आप उनको कंट्रोल करें, उन पर भी फोकस करने की ज़रूरत है और वहाँ से वो बैरियर्स हटाने होंगे ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो उसमें कोई परेशानी ना हो। बात करें उस हवाले से, जी बातें बहुत हुई हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स आए, मेयर कराची साहब ने भी जो है ना बड़े जो है ना वही खबरें जारी की जी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा और कराची में मुहिम तेज़ कर दी जाएगी। तो बहुत सारे मसाइल का जो है ना वो ये हल निकल आया अगर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो जाए। आप लोग बाहर जाते हैं फील्ड में, मुख्तलिफ जो है इलाकों में से भी गुजर होता है, क्या अपडेट्स हैं? ये अदालती हुक्म के बावजूद भी जो है ना हमारे तजावुज़ात जूँ के तूँ हैं, सड़कों पर वैसे ही आपको नज़र आता है। क्या मसला है, क्या हो रहा है, हटाया जा रहा है, कोई एक्शन नज़र आ रहा है या ख़बरों की हद तक महदूद है बस? महराज भाई देखिए जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ खबरों की हद तक महदूद है। हम पूरे शहर की बात नहीं करते, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, सदर, एम्प्रेस मार्केट, रीगल चौक, वहाँ से तो कभी मैंने नहीं देखा। उसके बाद वो जो कॉरिडोर 3 है जहाँ पे शाहबुद्दीन मार्केट है। अच्छा, यहाँ पर जो पथारा माफिया है वो इतनी पावरफुल है कि वो ऐसे चौक को भी तब्दील करवा सकती है और अच्छा जी हाँ, वो ट्रैफिक सेक्शन के अफसर को भी तब्दील करवा सकती है। कैसे भाई? वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसका रीज़न ये है कि एक सियासी जमात जो कराची में हुक्मरान भी है, उनमें एक बड़ा नाम गैर कानूनी, सदर के अंदर पूरी पार्किंग के हवाले से, गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से और तजावुज़ात के हवाले से, पथारा माफिया के हवाले से इकबाल काकड़ नामी एक साहब हैं, जिनका नाम कई बार मीडिया पे थोड़ा सा हाईलाइट होता है फिर एकदम गायब हो जाता है। तो ये एक बहुत ही मौसूफ जो है पावरफुल शख्सियत हैं और सारी चीज़ें इनके ज़रिए निगरानी हैं। सदर में पासपोर्ट ऑफिस से लेकर रीगल चौक तक, रीगल चौक से लेकर एम जनरल रोड तक, अतराफ़ का जितना भी सदर का जो रश वाला एरिया है जहाँ से रोज़ाना सैकड़ों और दर्जनों गाड़ियों को लिफ्ट किया जाता है, फिर उसको वापस दिया जाता है, उनके चालान भी होते हैं, उनकी लिफ्टिंग भी होती है और वहाँ से गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से भी लाखों रुपए रोज़ का यौमिया जो है वहाँ से उठाए जाते हैं। तो बस सियासी पुष्पनाई है जिसकी वजह से ये पथारे अपनी जगह मौजूद हैं। और अगर ट्रैफिक सेक्शन, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो वन वे पे खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात कर रही है, तो ट्रैफिक पुलिस को ये चाहिए कि जो सदर के अंदर ही खाली शुरू करे, तो कॉरिडोर 3 पे शाहबुद्दीन मार्केट है, यहाँ पर आप सूरत देंगे, उन पथारों वालों के खिलाफ FIR होगी, मुकदमा होगा, तो शायद उसमें कोई कमी आए, वरना वो पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को तो गर्दानते ही नहीं। कैसे होगा जब आपने खुद बता दिया कि जी पुलिस वाले SHO को भी बदलवा सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस में भी जो है ना बदलवा सकते हैं, तो किसी को अपनी नौकरी अब तबादला तो। लेकिन ये खौफ कब तक रहेगा जब मेयर कराची सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुज़ात के खात्मे का ऑपरेशन कर रहे हैं,
तो वही मेयर कराची जो है जिस जमात से वाबस्ता हैं, तो उस जमात को ये तहफ़्फ़ुज़ात अपने पेश करना है कि भाई आपके कुछ लोगों की वजह से एक शख्स डॉन बना हुआ है और वो पूरी एरिया को कवर कर रहा है, उसके खिलाफ ना तो मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, ना ही कोई पुलिस वाला उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो इन चीज़ों को इनको खुद अपना इंटरनल मामला हैं खुद एहतसाब करना होगा, वरना ये खाली बयान देने से और अखबारों में खबरें लगवाने से या टीवी चैनल पर टिकट चलवाने से दूसरा ये कि कराची की जो सड़कें हैं ना रमशा, वो 4 रोया सड़कें हैं कराची। अच्छा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, पहले ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद भी इस पर बात करेंगे, कुछ और भी खबरें होंगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम देख रहे हैं कि नेपरा ने इलेक्ट्रिक के 5 साला पावर एक्विजिशन प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी है और 2024 से लेकर 2028 तक जो है ये मंजूरी दी गई है। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने 20 मार्च 2023 को पावर एक्विजिशन का जामा मनसूबा जमा करवाया था और नेपरा का ये कहना है कि 5 साला प्रोग्राम में काबिल तजदीद तवानाई और मकामी फ्यूल और नेशनल ग्रिड से बिजली का हुसूल शामिल है कि इलेक्ट्रिक सोलर और विंड एनर्जी समेत 1282 मेगावाट जो है ना वो काबिल तजदीद तवानाई अपने जनरेशन में शामिल भी कर सकेगा। और दूसरी जानिब जो है उनका ये कहना है, मोनिस अलवी साहब जो हैं CEO के इलेक्ट्रिक, उन्होंने कहा है कि पावर एक्विजिशन प्रोग्राम में नेपरा के फैसले का खैर मकदम करते हैं तो आइंदा 5 साल के लिए हमें वाज़े रोड मैप भी मिल गया है। तो ये इस तरह से एक्सटेंशन ही है, वो जो 5 साल प्रोग्राम जो था पहले भी हमने देखा था कि 10 साल एक्सटेंशन होती है, वही है या कुछ डिफरेंट है? देखिए, नेपरा इस चीज़ पर नोटिस क्यों नहीं करता कि कराची के शहरियों को महंगी बिजली दी जाती है? नेपरा ये क्यों नहीं कहता कि भाई लाइन लॉसेस की बुनियाद पे आप उनसे शहरियों से क्यों पैसे ले रहे हैं? नेपरा ये क्यों नहीं कहता कि आप जो है वो ड्रेस की मद में जो है वो शहरियों से टैक्स की जो कलेक्शन कर रहे हैं? नेपरा ये क्यों नहीं कहता कि भाई शहरी इलाकों के अंदर जो है वो लोड शेडिंग को कम किया जाए? नेपरा ये क्यों नहीं कहता कि कराची के शहरियों के ऊपर जो है वो इजाफी जो बोझ डाला जाता है लाइन लॉसेस का, वो क्यों डाला जा रहा है? नेपरा ये क्यों नहीं कहता कि कराची के मुतअद्दिद इलाके जो है वो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग के अंदर जो है वो डूबे हुए हैं? नेपरा ये क्यों नहीं कहता कि गर्मी की शिद्दत है, हीट वेव का खतरा है, शहरी मर रहे हैं, दिल के अमराज के अंदर जो शहरी हैं वो परेशान हैं कि लोड शेडिंग वहाँ कम की जाए? नेपरा ये क्यों नहीं कहता कि शहरी जो है वो परेशान है, बिलबिला रहे हैं गर्मी की शिद्दत से, कि लोड शेडिंग कम की जाए? नेपरा और इनका तो मैं समझता हूँ के इलेक्ट्रिक का गठजोड़ है और उस गठजोड़ के नतीजे में शहरी जो है वो पिस रहा है। मैं तो इसको गठजोड़ समझता हूँ नेपरा का और के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक यहाँ से इस लोड शेडिंग का और इस सारे प्रॉब्लम का एक वाहिद हल है कि के इलेक्ट्रिक का यहाँ से ख़ात्मा होना चाहिए और उसकी पैरेलल को कंपनी आनी चाहिए। बदकिस्मती से और खुशकिस्मती से, आप खुशकिस्मती कह लीजिए के इलेक्ट्रिक की, कि इसके मद्दे मुकाबिल कोई कंपनी नहीं आती, आने नहीं दी जाती। बात सारी यही है कि उसके मद्दे मुकाबिल किसी कंपनी को नहीं आने दिया जाता। शहर के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी, मुझे बताइए कि जनरेटर कौन ख़रीदेगा? शहर में अगर लोड शेडिंग नहीं होगी तो मुझे बताएं कि सोलर प्लेटें और बैटरीज कौन ख़रीदेगा? ये प्री प्लान है, शहरियों के ऊपर मज़ीद बोझ डालने के लिए एक मंसूबा है। ये शहरियों को मज़ीद जो है वो जिज करना है इस गर्मी की शिद्दत में। नेपरा इसके ऊपर परेशान नहीं है। नेपरा मज़ीद सहूलत दर सहूलत जो है वो के इलेक्ट्रिक को फराहम करता है। क्यों? हाँ बिल्कुल, पैरेलल इदारे तो आने चाहिए। एक अच्छी बात ये हुई है कि बड़े अरसे बाद ना MQM की तरफ भी आए थे कि किसने इसको किया था कि मतलब हालांकि कराची का सबसे बड़ा इशू यही था। अच्छा, जमात इस्लामी आवाज़ उठाती रही काफ़ी अरसे तक, हमने MQM को उस पर खासा खामोश देखा और इन्होंने जो एहतजाज किया वो भी ठीक ठाक तरीके से जो है ना वो निकले। पुरस्कार खामोशी जो है इन्होंने तोड़ी। कल हमने देखा कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव भी किया, एहतजाज भी किया, इनके मुज़ाकरात भी हुए, मुज़ाकरात कामयाब भी हुए। और आज की मैं आपको बस बताऊँ, आज जो MQM के रहनुमा हैं अरशद वोहरा, तो वो भी आज नेपरा के साथ उनकी मीटिंग है। सही, वो आज वहाँ जाएंगे, उनसे फिर मज़ीद बातचीत होगी ताकि कुछ लोगों को रिलीफ तो मिले। लोग तो पागल हो गए। मसला ये है कि भाई उनकी आमदनी 50,000 रुपये है, 60,000 रुपये है और उनका जो घर का बिल है बगैर AC के 17,000, 18,000, 20,000 रुपये आ रहा है, तो वो बेचारे कहाँ जाएं? तो बहरहाल ये एक अच्छा अमल है कि इस वक्त MQM ने कुछ तो आवाम के लिए जो है वो आवाज़ उठाई है और हमें नज़र भी आ रहे हैं। अच्छा, मैं कई दफ़ा शोज़ में शायद बाहर जब हम करते थे और ये बिजली के ख़िलाफ़ और उसमें जब हमने आउटडोर शोज़ किए तो उसमें मैंने बहुत दफ़ा ये बात कही है कि ये जो मसाइल हैं ना ये तब हल होंगे जब आवाम और तमाम जो सियासी जमातें हैं जो अलग अलग एहतजाज करती हैं, जमात इस्लामी अलग, MQM भी चले निकल आई, आवाम भी करना चाहती है, लेकिन अगर इकट्ठे हो जाएं इस मसले को लेकर तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। और हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर की मिसाल भी हमारे सामने इस वक्त आ चुकी है, जिसमें सोशल मीडिया पे बातें तो बहुत हो रही हैं, 3 रुपए की बिजली हमें भी दो, लेकिन हम सब अपने बाट के काउचेज़ पे ही
जो है ना वो सिर्फ शेयर कर रहे हैं उसको, तो हम निकल के करने को कुछ तैयार नहीं है। इसमें सियासी जमातों को भी जो है ना वो इकट्ठा होना होगा, ऑन बोर्ड होना होगा, और आवाम को भी जो है ना वो साथ देना होगा, तो ही हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। साथ साथ जो है ना हम अपने शो में जी बर्थडे विशेस भी करते हैं, तो आज मोहम्मद रयान की बर्थडे है, प्यारे से बच्चे हैं, आइए उनकी तस्वीर भी देखते हैं और उन्हें बर्थडे भी विश करते हैं। सिटी एट 10 की टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा माल का हाल पर भी नज़र डालते हैं कि आज के करेंसी रेट्स क्या है। कैनेडियन डॉलर इस वक्त जो है वो 205 पे पहुंच गया है। इसके अलावा यूरो 299.5। इसके अलावा अगर हम सऊदी रियाल की बात करें तो 74.25। महराज भाई आपने रियाल ख़रीदने, उस दिन भी मैंने आपसे आके पूछा था, महंगा हो गया रियाल 280.2। हाँ 70 कितने में दिया आपने रियाल? पहले ले लिया था? मैंने परसों लिए हैं 74.10, 74 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। फिर भी आपको सही मिले, परसों तक भी 74.25। वो हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे से, अशरफ भाई जो है ना, उन्होंने आपको दिलवा दिया, उन्होंने अपने किसी दोस्त से कहा था तो उन्होंने थोड़ा सा कंसेशन किया, वरना मैं यही कहूँ 74.25 था जो है ना वो रेट, तो आपको ठीक मिल गया। चले अशरफ भाई की दोस्ती का फ़ायदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। चले महराज भाई, आपको आपका सफ़र मुबारक हो और अल्लाह ताला आपका सफ़र आसान करे। हज पे जा रहे हैं महराज अख्तर साहब, जाने से पहले आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपको सी ऑफ भी करेंगे यहाँ पर सिटी एट 10 की टीम की तरफ से भी। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो राइट नाउ। खुर्शीद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो अद्वियात है उनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर फिगर्स में आपसे शेयर करूं तो जनाब कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में सालाना 3 लाख अफराद मौत का शिकार हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? कि जी गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि जी उन्होंने ख़बरदार कर दिया कि पाकिस्तान में जो 70% तक एंटीबायोटिक्स हैं उनकी जो गैर ज़रूरी तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये रीज़न बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। इसके अलावा बैक्टीरिया के बायस जो है वो 12.7 मिलियन जो है वो अफराद उनमें बात की तशख़ीस हुई है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि 50 लाख अफराद जो हैं वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो है ना पेचीदगियों के नतीजे में भी जाँ बहक हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे क्योंकि हमारी यहाँ जो है खासी कॉमन प्रैक्टिस है कि जी डॉक्टर के पास तो बहुत बाद में जाते हैं, पहले जी अपना इलाज खुद करने की कोशिश करते हैं या पुरानी जो दवा डॉक्टर ने लिख के दी होती है उसको हर दफ़ा निकालते हैं और खा लेते हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमें किस हद तक हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और क्या ये अमवात की वजह भी बन सकती हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, वेलकम करते हैं उनको शो में। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर राहिला इकराम साहिबा मौजूद हैं। आप डीन ऑफ फार्मेसी हैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने का। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। तो सबसे पहले जो खबर आई उस पर यकीनन मुझे बहुत ज़्यादा तशवीश हुई और इस पर बात करना बहुत ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है डॉक्टर राहिला कि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा कि जी हाथ उठाया और दवा खा ली, अब पता भी नहीं है कि भाई ये एंटीबायोटिक है या नहीं है, या एंटीबायोटिक को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कितने दिन खानी चाहिए, इसकी डोजेज क्या है, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, उठा रहे हैं फाँक रहे हैं जी, तो ये किस हद तक नुकसानदेह? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे यहाँ आजकल एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो एक सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे शुरू हो गया है। हर इंसान अपनी मर्ज़ी से दवाई ले लेता है और इसकी वजह यह है कि हमारी जो फार्मेसीज़ हैं उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स जो है वो कोई भी जाके नाम लेके तलब कर सकता है। सही बात है। और उसके लिए नुस्खे की ज़रूरत अभी तक हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं कि उसको नुस्खे के तौर पे ही अवेलेबल होना चाहिए। और यही वजह है कि एंटीबायोटिक्स का बहुत ही ज़्यादा गैर ज़रूरी इस्तेमाल हो रहा है और हमारे लोग आप ख़ुद अपने तौर पे अपने लिए एक एंटीबायोटिक तजवीज़ कर लेते हैं और उसको अपने खा लेते हैं। ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो कब करना ज़्यादा जो है ना वो बेहतर होता है, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस ज़्यादा इसका अगर इस्तेमाल कर लें तो किस हद तक नुकसानदेह होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है हर एंटीबायोटिक के कंपोनेंट्स भी कुछ अलग होते होंगे। जी देखिए, एंटीबायोटिक्स उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमें ये पता हो कि हमारी बॉडी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने कोई इन्वेड किया है, जो बैक्टीरिया, वायरस या इनमें से कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर गई है। लेकिन हम उसको सिम्टम वाइज देखते हैं तो बुखार होता है और कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, कोई ब्लड में चेंजेस आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक्सीडेंटली हो रहा ये है कि हम खुद सोच लेते हैं कि हमें हल्का सा बुखार है या गला ख़राब है, तो हम बजाय इसके कि उसको एक रूटीन के तौर पे लें कि वो खुद ही सेटल हो जाएगा, हम उसको एक एंटीबायोटिक से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं।
होना ये चाहिए कि उसको पहले टेस्ट होना चाहिए, उसके ब्लड टेस्ट होने चाहिए, उनके कुछ एक जो प्रिलिमिनरी टेस्ट्स हैं, उसके बाद फिजिशियन को वो दवा लिखनी चाहिए और फिर एंटीबायोटिक इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम लोग इस वक्त एंटीबायोटिक्स को बिल्कुल इरेशनली यानी गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अब इतने म्यूटेट हो चुके हैं कि अब हमारे पास इन एंटीबायोटिक्स ने इस्तेमाल अपना उनके ऊपर तकरीबन ख़त्म कर दिया। अब उनसे हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों का। बिल्कुल ऐसे कुछ देर बाद जनरल फिजिशियन भी हमारे साथ होंगे तो उस हवाले से भी पूछेंगे। दूसरी चीज़ एक तो बहुत ज़्यादा ये मुझे नज़र आता है डॉक्टर राहिला के दुनिया भर में जो फार्मेसीज़ हैं उस पर ओवर द काउंटर दवाएं जो हैं वो उसकी एक लिस्ट है या वो आपको पता है कि भाई यही आपको सिलेक्टिव इवन सर दर्द की दवा लेना भी एक दर्द सर ही है बाहर तो यहाँ जब पाकिस्तान लोग आते हैं उनको मैंने देखा इतनी दवाएँ लेके जाते हैं कि भाई वहाँ दवा ख़रीदना बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे यहाँ क्यों रूल मौजूद है, लॉ मौजूद है फॉर द फार्मेसीज़ के किस तरह की दवाएं ओवर द काउंटर अवेलेबल होंगी नहीं होंगी? क्योंकि मैंने तो ये प्रैक्टिस देखिए जी, आम लोग दुकान पे जाके कह रहे हैं गला बंद है दवा दे दो, फैक्सोड उठा के दे रहा है, वो भी क्लैरिसिड दे रहा है, तो मतलब आप कुछ भी उठा के दे रहे हो और वो भी ले रहे हैं और जाके खा रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म नुकसान पे हम नहीं बात कर रहे। तो हमारे यहाँ फार्मेसीज़ के लिए क्या रूल्स हैं और हम उनको वायलेट क्यों कर रहे हैं, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे? देखिए आपने जो बात की कि बाहर के ममालिक में फार्मेसीज़ के ऊपर एक फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है और फार्मासिस्ट ऑथराइज है कुछ दवाओं को देने के लिए, अगर वो समझता है कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको वो फार्मासिस्ट दे सकता है दवाई। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी फार्मेसीज़ खुली हुई हैं उनमें फार्मासिस्ट ही नहीं है और चूंकि फार्मासिस्ट नहीं है वहाँ पे तो वो इसको चेक नहीं कर सकता है कि ये दवाई जो दी जा रही है ये ओटीसी नहीं है। एंटीबायोटिक्स किसी भी मुल्क में ओटीसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, ओवर द काउंटर नहीं होते हैं वो। लेकिन हमारे मुल्क में सैडली रूल्स हैं लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे और हमारे यहाँ जो भी फार्मेसी काउंटर पे खड़ा है उसको ये नॉलेज ही नहीं है कि वो जो दवाई किसी को दे रहा है वो एंटीबायोटिक्स की क्लास में आती है और वो ओटीसी ड्रग नहीं है और वो पेशेंट के कहने पे दे देता है और उससे प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगता कि जी आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए कि आपको किस डॉक्टर ने ये कितनी दिनों के लिए लिखी थी। ये वो अगर पिछले 10 दिन पहले भी खा चुके होंगे तो वो दोबारा खा लेंगे। तो वो इसका एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 4-5 दिन 7 दिन 10 दिन, और उससे ज़्यादा खाने से ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी बोन मैरो के अंदर बहुत सारी जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इतना म्यूटेट कर देते हैं कि फिर दोबारा जब हम ये एंटीबायोटिक खाते हैं तो उनके ऊपर असर नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे लोगों की हम बात हो जाती है, हम कहते हैं नहीं रीज़न कुछ नहीं पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ और जी बस वो तो दवाओं पे थे और चले गए। तो क्या ये भी एक रीज़न होता है कि जैसे आपने बताया कि म्यूटेशंस हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं जाकर रिएक्ट तो करते होंगे ना सर्टेन वे, तो क्या ये भी उसका जो है ना वो खमियाजा होता है? देखिए जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं डेथ रेट्स इतना बढ़ गए, 3 लाख अफराद जो है पाकिस्तान में इसका शिकार हुए। देखिए अब जब एक चीज़ इन्फेक्शंस होंगे और बीमारियां होंगी और वो दवाइयाँ गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल हो रही होंगी तो एक वक्त ये आता है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें इफ़ेक्ट जो है वो डैमेज होने लगते हैं। हमारे वाइटल ऑर्गन्स ख़ास तौर पे हमारी किडनीज़ वगैरह जो हैं जिनसे ये दवाइयाँ एक्सक्रीट होती हैं, तो उसकी वजह से जो है एंड टाइम पर या कार्डियक फंक्शन हमारा जो हार्ट का फंक्शन है वो अफेक्ट होने लगता है ज़्यादा दवाइयों से। तो दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए और जितनी दिनों के लिए लिखी जाएं सिर्फ उतने ही दिनों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। दिनों की तो आपने बात की, वो तो एक शख्स है कि जी दिनों वाइज हमारे यहाँ तो ये भी हो रहा है, आपको सजेस्ट किया अच्छा तुम्हारे सर में इससे दर्द ठीक हुआ, अच्छा ठीक है मेरे बाजू में दर्द था, मेरी कमर में दर्द, तुम्हें वाली गोली मिली थी मुझे भी वो दे दो, वही मैं भी लेना शुरू कर दूँगी। किसी गले उसी को रेप्लीकेट कर, गला का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का कुछ भी पता चल जाए हम उठा के खाना शुरू कर देते हैं। तो आपकी फिजिकल कंडीशन कुछ और होगी, मेरी फिजिकल कंडीशन कुछ और होगी, तो उसके मुताबिक भी हम जो है वो दवाइयाँ एक दूसरे से ऐसे एक्सचेंज कर रहे थे जैसे कपड़े। तो ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है डॉक्टर? जी ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत तेज़ी से फैल रही है। फैमिलीज़ एक दूसरे को बता रही होती हैं कि हमें किस दवाई से फ़ायदा हुआ और वो दूसरे लोग भी उसी दवाई को ले रहे होते हैं, लेकिन इस तरह से सेल्फ मेडिकेशन बेइंतहा नुकसानदेह है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दवाई
जितनी क्वांटिटी में और जिस तरीके से लेनी है, जो काउंसलिंग होती है, उसके लिए जो फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी होता है काउंटर्स पे, वो फार्मासिस्ट वहाँ मौजूद नहीं है। इसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। तो ये लाइसेंसेस चेक नहीं होते, क्योंकि ये रूल तो मौजूद है, लेकिन विदाउट लाइसेंस या विदाउट फार्मासिस्ट कैसे कोई जो है ना वो ये फार्मेसी खोल लेता है? और उसको चेक करने वाली अथॉरिटी कौन है डॉक्टर साहब? देखिए, इसको चेक करने के लिए हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद हैं, ड्रैप मौजूद है, ये सब मौजूद हैं। लेकिन असल में होता ये है कि बहुत सारी फार्मेसीज़ के ऊपर वो कहते हैं कि फार्मासिस्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा होता है, उसका लाइसेंस चल रहा होता है, लेकिन वो फुल टाइम वहाँ पे मौजूद नहीं और वो होता। पैसे भी ले रहे होते हैं, ये भी मैंने सुना है। और ये कि वो फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होता फुल टाइम वहाँ पे, वो किसी वक्त 1 घंटे के लिए आता है और वो सब कुछ देख दिखा के वो चला जाता है, और उसके लाइसेंस पे वो फार्मेसी खुल रही भी है और वो चल रही है। एक लाइसेंस पे कई फार्मेसीज भी खोली जा सकती हैं? ये मेरा ख्याल है ऐसा भी है, खोली जा सकती है। सही, हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक तो इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जो हमारे डॉक्टर होंगे उनसे भी पूछेंगे कि इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट होता है, क्या होते हैं कि जब हम ये दवाएं खा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स हो गई, पेन किलर्स हो गए, या ओवर द काउंटर जो अद्वियात हमें अवेलेबल होती हैं, उनके नुकसान क्या हैं, किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर जो हम अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी बॉडी पर किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है, और जो इस वक्त रीसेंट डाटा आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 3 लाख अफराद जो है वो इसका शिकार हुए हैं कि एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल उनकी मौत का सबब बना है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो डॉक्टर सलीम राजपूत साहब भी मौजूद हैं। आप जनरल फिजिशियन हैं, JPMC में प्रैक्टिस करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। तो आपने जैसे सुना ही कि हमारे यहाँ गैर ज़रूरी तौर पर अद्वियात का इस्तेमाल बहुत आम है, और फिर एक और चीज़ इसमें ऐड कर लीजिएगा कि गैर मयारी दवाएं भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो किस हद तक ये नुकसानदेह हो सकती हैं फॉर द बॉडी? जहाँ एंटीबायोटिक की बात आती है तो एंटीबायोटिक बेसिकली एंटीबैक्टीरियल होती हैं, तो वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ कराई जाती हैं। तो हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं। तो जहाँ इसका ऑप्टिमम यूज़ है वहाँ वो उस हद तक तो ज़रूरी है, लेकिन अगर उसको एक्सेस कर दें तो फिर ये बॉडी में ड्रग, सबसे पहले तो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। फिर उसके अलावा एंटीबायोटिक हर ड्रग की तरह इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर अपना इम्पैक्ट दिखाती है। स्पेशली एंटीबायोटिक का इम्पैक्ट जो होता है वो किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, तो रीनल फेल्योर, एक्यूट रीनल फेल्योर में जा सकते हैं पेशेंट, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, GI अपसेट होता है, और किसी भी एंटीबायोटिक से अगर कोई सेंसिटिव है तो एलर्जिक रिएक्शन काज हो सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ अभी आपने एलर्जीज़ की बात की तो मेरा दिमाग वहाँ पर भी चला गया कि होमोन क्या हो रहा है जी, गला ख़राब हो रहा है, नज़ला हो रहा है, खांसी हो रहा है, कोई भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, उठाया और हमने दवाएं खाना शुरू कर दी। अब उसमें एंटीबायोटिक भी खा लेते हैं, उसमें सादी पेन किलर्स भी खाना शुरू कर लेते हैं, एंटी एलर्जीज़ भी खा रहे होते हैं, तो किन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर डॉक्टर की हिदायत के, सूट भी कर रही हैं तो किन को जो है ना करने से पहले सोचना चाहिए, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक कॉलर है, उनकी भी कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रमशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह याया, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबान को बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया कि आपने मौजूद उठाया, और मैंने इस पे काफी स्टडी भी की थी जी। देखिए, बात की मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक है ना, वो 2 तरीके से है। एक तो ये है कि आदमी खुद सेल्फ मेडिकेशन करने लगता है, एक तो ये चीज, दूसरी चीज है कि जो हमारे डॉक्टर साहबान है, स्पेशली जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, बेसिकली वो जब दवाई यूज कर रहे हैं तो उसके साथ बहुत बड़ा एक लिटरेचर भी दिया जाता है जो पढ़ने गवारा नहीं करते, जिसके ऊपर उसके सारे असरात भी होते हैं, एंटीबायोटिक के नेगेटिव असरात भी होते हैं। अब मसला ये होगा कि जो मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, वो ये पाकिस्तान की बात नहीं बड़ा रमशा, ये पूरी दुनिया के अंदर एक गेम है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां इलीगल जो है ना, एक गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाती है, जिसमें अभी इतनी बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो आपका पैनल ऐसा है, वहाँ उस कंपनी को दुनिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा US में जुर्माना हुआ है। इतना बड़ा टेल्कम पाउडर जो पाकिस्तान में आज भी यूज होता है, बेबी पाउडर, उसके इतने असरात खराब थे कि उसमें स्किन कैंसर तक होने के चांसेस थे। तो ये चीजें होती हैं। अब सवाल ये है कि जो डॉक्टर साहबान है हमारे, बहुत सारे माजरत के साथ, कि वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उनको इतनी ऑफर्स कर रही होती है कि बड़ी बड़ी उनको गाड़ियां दे रही होती है, बड़ी बड़ी उनको वो दे रही होती है, इमारत दे रही होती है, तो वो उसके अगेंस्ट में उनकी दवाइयां लिखते हैं बगैर सोचे समझे, जिनको नहीं भी जरूरत है वो भी लिखते हैं। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसका क्या सद्देबाद होना चाहिए? दूसरी बात है कि जो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ
कि जो हम लोग जो ये यूट्यूब पर बैठ के खुद मेडिकेशन कर लेते हैं, ओवर द काउंटर आपने बात की ना, ओवर द काउंटर जो दुनिया भर में ऐसा नहीं होता है कि एंटीबायोटिक बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी, आप फार्मेसी में जाते हैं, पूछते हैं कि जनाब मेरे को ये हो गया, फना हो गया, तो वो डॉक्टर से बढ़ के डॉक्टर बन के आपको दवाइयां लिख देते हैं एंटीबायोटिक। अब डॉक्टर साहब ने कहा ना, तो बहुत सारे जो असरात है, खासकर रीनल सिस्टम पे इसके बहुत आते हैं। आप अगर एंटी एलर्जीज खा रही हैं, रेगुलर खा रहे हैं, तो आपके दिमागी नर्वस सिस्टम पे असर होता है। तो ये इसको एजुकेट कैसे किया जाए, इसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे लोगों को समझ दी जाए, बिल्कुल तो ऐसे। हमारे जैसे मुल्क में, तो ये मेरा सवाल है। जी, याया भी वही बात कर रहे हैं। पहला जो उन्होंने सवाल किया वो भी हम शामिल करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन दूसरी वाली बात वो वही है जो मैं पहले आपसे बात करती कि एंटी एलर्जीज, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, इन सब चीज़ों का जो है ना इस्तेमाल क्या है, किस तरह से कर सकते हैं। एंटी एलर्जी कब खाई जा सकती है, नहीं खा सकते खुद से, वो भी पेन किलर्स भी, इस तरह से कैसे सेग्रीगेट करें और एजुकेट करें लोगों को। देखें, आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ। इसमें यह था कि अपर आरटीआई जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट, फ्लू, स्नीजिंग, इसके साथ मोस्टली पेशेंट आते हैं। तो इसमें भी पेशेंट अमूमन जो है वो डॉक्टर्स को दिखाए बगैर ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं। अच्छा। 90% ये वायरल होता है और 10% बैक्टीरियल होता है। तो एंटीबायोटिक का यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ही किया जाता है, लेकिन क्योंकि वो डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो रहा होता, ना तो वो पेशेंट किसी प्रॉपर डॉक्टर्स को दिखाते हैं, फैमिली फिजिशियंस को या ईएनटी स्पेशलिस्ट को, वो अपने ही थ्रू, या फार्मेसी वाले भी डॉक्टर्स बने हुए हैं, किसी फार्मेसी के पास चले गए और उनसे कहा कि मेरा गला ख़राब है, आप मुझे मेडिसिन दे दें, तो वो भी उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर वर्कअप होना चाहिए। किसी आप फैमिली फिजिशियन या ईएनटी डॉक्टर्स को दिखाएं और फिर वो डायग्नोस करेंगे कि उनको जो सोर थ्रोट है वो बैक्टीरियल है या वायरल है। सही, खुद से आप एंटी एलर्जी, पेन किलर्स, ये वो कुछ भी इस्तेमाल ना या करें, एंटीबायोटिक, स्पेशली एंटीबायोटिक यूज़ ना करें। मैं इसमें थोड़ा सा जो सवाल किया था उसमें भी ऐड करूंगी और डॉक्टर साहब की बात पे भी ऐड करूंगी। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन और जो ओवर द काउंटर जाके कोई लेता है तो वो दवा का ब्रांड नेम लेता है। वो ये कहता है मुझे कोई सा भी ब्रांड चाहिए, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो ये ब्रांड उसको किसने बताया है? ये ब्रांड फार्मासिस्ट ने नहीं बताया या उस दवा वाले ने नहीं बताया, ये फिजिशियंस लिखते ब्रांड नेम है, तो वो ब्रांड उनको याद हो जाते हैं। ठीक है, अगर फिजिशियन जेनेरिक लिखना शुरू कर दें, फॉर्मूला लिख दें, फॉर्मूलाज में और उनके केमिकल नामों से लिखें, तो और ये हो जाए कि जी ये हम ब्रांड नहीं लिख रहे हैं, तो फिर बहुत सारी आंसर्स हो जाएंगे जो अभी उन्होंने पूछा कि वो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो सेल्स बढ़ रही है, वो सब किस चीज़ से बढ़ती है? वो उनके ब्रांड नेम से जब दवा प्रिस्क्राइब की जाती है उनसे बढ़ती है। अगर हमारा फिजिशियन जो है वो जेनरिक लिखना शुरू कर दे तो कोई भी आम इंसान, पेशेंट जो है वो उसको नहीं समझ सकता ये क्या जेनरिक लिखा हुआ है, लेकिन हम लिखते ही हमारे सामने प्रिस्क्रिप्शन ही ब्रांड नेम से आता है। तो ब्रांड नेम जो है वो पूरी दुनिया में कोई भी दवाई जो है, ख़ासतौर पे एंटीबायोटिक, किसी ब्रांड नेम से नहीं मिलती है, वो सब जेनरिक से मिलती है। तो हमारा फिजिशियन जब जेनरिक से लिखना शुरू करेगा तो इन बहुत सारे मसाइल से हम फिर चले जाते हैं ना याह्या के पहले वाले सवाल की तरफ, जो वो भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जी ये फार्मास्यूटिकल्स और ये जो एक कल्चर डेवलप हुआ जी, गाड़ियाँ मिल रही हैं और जी क्या कहते हैं फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं, तोहफे तहाइफ मिल रहे हैं, इतनी दवाओं का कोटा। मुझे याद है, अगर मैं भी अपने बचपन में उठा के चले जाऊँ और जनरल फिजिशियन के पास हम जाते थे, बुखार हुआ, खांसी, नज़ला हुआ, तो वो लाल पीली नीली गोलियाँ देता था और वो छोटी सी थैली में शरबत देता था, उसी को खा के आप ठीक हो जाते थे। तो अब तो जी आप जाएं तो जब तक आपको डब्बे में पैक दवाएं नहीं मिलती, बच्चों को इनफैक्ट हमारे यहाँ जो है ना फौरी तौर पर एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करा देते हैं डॉक्टर्स। तो पहले कैसे इलाज हो जाते थे और अब इतना जो है ना वो ज़्यादा इतना कमर्शियलिज्म, डॉक्टर साहब इसमें क्यों इन्वॉल्व? ऑब्वियसली सब डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन आप समझते हैं कि इसकी वजह से भी हमारे यहाँ बिगाड़ पैदा हुआ है इन द मेडिसिन इंडस्ट्री? जी, मेडिकल एथिक्स होने चाहिए और ये इस तरह की जो ऑब्लिगेशन है इसका रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, तो किसी भी डॉक्टर्स को फिर वो मेल प्रैक्टिस में नहीं आएंगे। लेकिन ये एक फैक्टर है, इसके अलावा भी एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, उसके कई और भी फैक्टर है, जैसे कि ओवर द काउंटर ड्रग ये हो गया और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हो गए, उसमें तो डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं होते ना, वो फिर डायरेक्ट ही ले लेते हैं और कुछ फार्मेसी वाले एडवाइस कर देते हैं। सही। अच्छा, एक ओवरऑल जो हमारे यहाँ हम ये कहते हैं ना कि जैसे अभी भी बात हुई कि जो है वो ब्रांड कंपनी का जी पाउडर, पता है जी बैन है, उसमें ऐसा कंटेंट मौजूद है जो कि बच्चों को सूट नहीं करता, आप उसे बैन करें।
इसके अलावा कितना कुछ हमारे यहाँ ऐसे अवेलेबल है। बीच में ऐसी अद्वियात आई जिसके बारे में रिसर्च और कहा गया कि उनको फौरी तौर पर बंद हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वो दवाएँ अवेलेबल थीं। तो क्यों क्रैकडाउन फौरी तौर पर नहीं होता, वो क्यों मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके ऊपर पाबंदियाँ क्यों नहीं लगाई जाती कि जो है ना लोग उससे मुतासिर ना हो। अब हर शख्स को तो ये आप पर्सनली जाकर एजुकेट नहीं कर सकते ना। वैसे देखिए ऐसा होता है कि जिस दवाई के अंदर या जिस बैच के अंदर दवाई के ये पता चलता है कि उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो हार्मफुल ऐड हो चुकी है या उसकी कॉम्पोजिशन ठीक नहीं बनी है, जी। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद हैं हमारी जो कि उस बैच को मार्केट से विड्रॉ करवाती हैं और वो एक अनाउंसमेंट भी होती है अखबारात में कि जी ये दवाई आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। लेकिन ये चीज़ इम्प्लीमेंट किस हद तक होती है, जाहिर है इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि ये इम्प्लीमेंट उस हद तक नहीं होती जिस हद तक उसको कॉल ऑफ होना चाहिए या जिस हद तक वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बहुत सारी दवाएं जैसे हम कहते हैं ना नींद की गोली हमने उठाई और फिर वो भी ओवर द काउंटर ली, क्या दुनिया भर में ये चीज़ें भी इस तरह सुकून की दवाएं हो गई, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, ये सब दवाएं भी क्या ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं जिस तरह हमारे यहाँ मिल जाती हैं, या और इनके क्या किस हद तक नुकसान हो सकते हैं डॉक्टर साहब? होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये होती है, क्योंकि जो भी ट्रैंकुलाइज़र हैं या एंटी डिप्रेसेंट हैं वो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली फिजिशियन या साइकेट्रिक किसी को भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान में जो है वो कोई लॉ नहीं है, इस वजह से ये इजीली मिल जाती हैं। जेनेक्स आपको पता है कितनी नाम नहीं लेना चाहिए था हाँ, मुझे, बिल्कुल ऐसे, लेकिन लेकिन आम दवाएं फ्रीक्वेंटली यूज़ होती थी और होती रही है अभी भी। अच्छा, और इसी तरीके से अब कोविड का जब ईरा था उसके अंदर एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन वो शॉर्ट हो गई थी, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं मिल रही थी, जबकि कोविड तो वायरल इन्फेक्शन था लेकिन उसमें एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज़ हो रहा था। इसमें ये ना लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, नीम हकीम ख़तरा जान वाली बात है, क्योंकि डेटा सफिशेंट नहीं था उस वक्त, लोगों को कुछ मालूमात नहीं थी, तो जिस कोई भी व्हाट्सएप से फेसबुक से जो मालूमात मिल गई वो उसी तरीके से उसको ट्रीट कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे डेटा आया तो पता चला कि इसका एज सच कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर वायरल के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब उसकी इंडिकेशन बन सकती है। ठीक। हमारे मुल्क में बहुत अरसे पहले तक ये था, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंट हो गया है कि अब आप ट्रैंकुलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। अब ये रूल आ गया है और अब ये इम्प्लीमेंटेड है। पर डॉक्टर साहब मसला यही है ना कि हमारे यहाँ उन रूल्स को फॉलो, जैसे रूल तो ये भी मौजूद है फार्मेसी पर फार्मासिस्ट मौजूद हो, विदाउट लाइसेंसेस फार्मेसीज रन ना की जाएँ, डॉक्टर्स जो है वो जैसे आपने कहा कि जी फार्मूलाज को प्रिस्क्राइब करें, लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल मसला ये है कि अथॉरिटीज़ जो ना वो रेगुलेट नहीं करवा पाती। जैसे ड्रैप का आपने नाम लिया, मौजूद है लेकिन रेगुलेट नहीं करवा पाते और हर गली मोहल्ले में सब कुछ हो रहा है। तो जब तक रेगुलराइजेशन नहीं होगी हम, मेरा नहीं ख्याल कि इन मसाइल से निकल सकते हैं। डू यू एग्री विद दैट? जी बिल्कुल, आई एग्री। ये जो इसको इम्प्लीमेंट होना और इसको पूरे उसके साथ इम्प्लीमेंट होना और सारे स्टेक होल्डर्स का इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन चाहिए, सिर्फ एक नहीं, हर एक की कंट्रीब्यूशन चाहिए, इंडस्ट्री की, फिजिशियंस की, फार्मासिस्ट की, सबकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, जब जाके जो है हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से एजुकेट करेंगे लोगों को कि अभी भी जो लोग जो है वो गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ये भी होता है ना कि सर दर्द हुआ उठाया 2 गोलियाँ खा ली दर्द की, बुखार हुआ फिर 2 गोलियाँ खाना शुरू कर दी, तो ये मतलब बॉर्डर लाइन क्या है? यहाँ तक आप खा सकते हैं, उसके बाद नहीं खा सकते, डॉक्टर के पास आपको कब जाना है, इसके अलावा बहुत सारे उसमें चीज़ों में डायरिया हो गया, मोशंस हो गया, नहीं पता, दवाएं कुछ नाम पता है, उठाया खाना शुरू कर दिया। इसी तरह जो है ना हमारे बहुत सारी चीज़ों में हम ये प्रैक्टिस कर, गला ख़राब की जैसे मैंने कहा एंटी एलर्जीज और वो थ्रोट इन्फेक्शन की दवाएँ खाना शुरू कर दी, तो किस तरह से जो है ना वो पता चलता है? इसमें जो है टर्शरी से प्राइमरी लेवल तक जो है वो हमें रेगुलेशन करनी होगी और पब्लिक अवेयरनेस, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर प्रोग्राम करने होंगे, जिसमें ये आपका बहुत अच्छा स्टेप है कि आप ये पब्लिक अवेयरनेस ही हो रही है, हम पब्लिक को बता रहे हैं कि एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। आप डॉक्टर साहब को जाते जाते इसमें ऐड करना चाहें? मैं सिर्फ ये कहना गवर्नमेंट लेवल पे भी अवेयरनेस जो है वो उसकी कंपेन्स होनी चाहिए, सेमिनार्स, और ये तो एक ख़ास एक ऑडियंस होता है, लेकिन हम लोग को चाहिए कि हम लोग एक
नीचे की सतह पर जो हमारी पॉपुलेशन है उनके अंदर भी हम एक अवेयरनेस लेकर आएँ कि उनको अपने तौर पे दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं और करनी। मेरे ख्याल से फार्मेसीज पे भी जो है ना थोड़ा सख्ती से क्रैकडाउन होना कि वो देना बंद कर देंगे तो जब मिलेगी ही नहीं, आप रूट कॉज को पकड़े। हम हर चीज़ में कहते हैं कि रूट कॉज को पकड़े, जब दवाएं मिलना बंद हो जाएंगी तो लोग खरीद ही नहीं सकते। जी, इसीलिए हमने ये हम भी ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक ख़ास तौर पे अब प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हो जाना चाहिए और उसको एज सच OTC के तौर पे नहीं मिलना चाहिए। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने भी वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात वही है कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से बचने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर की फ़ीस देंगे, दवाएं लेंगे, उन सब का नुकसान हमें लेटली क्या हो रहा होता है कि हमारी बॉडी में जो अंदर तोड़ फोड़ हो रही होती है हम उससे वाकिफ़ नहीं होते और उस अपनी बॉडी को खुद नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इवन बच्चों के साथ जो ना वो एहतियात नहीं करते उनको दवाएं पिलाने में। तो हमें चाहिए कि हम एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अद्वियात का इस्तेमाल करने की कम से कम ज़रूरत जो है ना वो ज़रूरत पेश आएगी। तो यहाँ पर मैं इसी बात के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ूँगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे जो है ना होनहार पुलिस कांस्टेबल से, जो कि पुलिस कांस्टेबल्स तो हैं ही, साथ साथ अपने जो है ना तमाम फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, लेकिन एक ख़ासा हुनर भी रखते हैं और वो ननचक्कू प्लेयर हैं। ननचक्कू के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शायद काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, खासे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ननचक्कू क्या है, इसका साउथ एशियन जो है ना वो आप उसको कहने टूल ले लें, फाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता रहा और जो है वो मार्शल आर्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। तो इसको चाइना में जो है ना वो भी इसमें खासा मकबूल है। तो पाकिस्तान में मुझे बहुत कम लोग नज़र आते हैं जो कि इसको जो है ना चलाना जानते हैं, इसको ट्रिक करना जानते हैं। उसमें मुश्तबा हसन जो है उनका नाम सर फहरिस्त है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। 2018 11 फरवरी का भी रिकॉर्ड है, 7 जून 2015 का भी जो है ना वो रिकॉर्ड दर्ज है। उसके अलावा कई जगहों पर जो है ना आपने चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लिया है, मुख्तलिफ मेडल्स आपके नाम हैं। वेलकम टू द शो मुश्तबा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुश्तबा ये बताएं सबसे पहले, जैसे मैंने ननचक्कू के बारे में बताया कि पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है, चाइना में या दीगर हम कुछ ही ममालिक में इसको देखते हैं इस्तेमाल होता हुआ। पाकिस्तान में आप मुझे शायद वाहिद या नमक के बराबर ही कुछ लोग होंगे, किससे सीखा, क्या शौक़ पैदा हुआ, क्यों करते हैं, बताएं अपने बारे में। एक्चुअली मार्शल आर्ट्स में ननचक्स की एक जो है एक स्पेशल जो है ना वेपन, क्योंकि एक बेसिक वेपन है, चाइना से इसका ओरिजिन किया जाता है क्योंकि पहले से चावल छाटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो स्टिक के साथ। तो फिर उन्होंने वक्त के साथ देखा कि जो है अगर इसमें रोप लगा दी जाए तो ये जो है ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको राइस वुडन फ्लेयर भी कहते हैं और ननचक्कू भी का भी नाम दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इस तरह करते करते ये जो है मार्शल आर्ट्स का एक वेपन बन गया और इसकी ट्रेनिंग डिफरेंट पाकिस्तान के क्लब्स हैं वो करते हैं और करवाते हैं ट्रेनिंग्स। और मैंने जो ट्रेनिंग इसके ली थी वो अपने टीचर सर राशिद से ली थी और हमारे जो ग्रैंड सर हैं सर इकबाल हैं, वो लाहौर में होते हैं, वो भी हमें आपको इसका शौक़ कैसे पैदा हुआ? बचपन से ही जो है सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स करना चाहते थे और फिर ऑफिशियली जो है मैंने फिर क्लब में इसका स्टार्ट लिया था 2005 से। तो उसमें हमारा तरीका ऐसा है कि उसमें डिफरेंट फाइटिंग सिस्टम सिखाए जाते हैं ब्लैक बेल्ट के लिए, तो वो तमाम सीखे और फिर 2008 में मैं ब्लैक बेल्ट हुआ था। ज़बरदस्त। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमें 2 दफ़ा जो है वो आपका नाम दर्ज है। कितनी दफ़ा आप जो है वो अप्लाई कर चुके हैं और जीते? जी, मैंने तकरीबन 3 से 4 रिकॉर्ड अटैम्प्ट कर चुका हूँ मैं गिनीस के लिए। तो उसमें क्योंकि आप गिनीस की शराइत बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, अगर कोई एक चीज़ भी आप मिस कर देते हैं या भूल जाते हैं, उसे हाईलाइट नहीं कर पाते, तो वो आपका रिकॉर्ड रिजेक्ट हो जाता है। उसकी वजह से हमारे तकरीबन 2 से 3 रिकॉर्ड रिजेक्ट हुए और इसी में ही फिर जो मेरा ननचक्कू का रिकॉर्ड था वो मैंने लाहौर में पहले अटैम्प्ट किया था, जो कि इसी टेक्निकल रीज़न की वजह से रिजेक्ट हुआ था और जो मैंने चाइना के अगेंस्ट मैंने अटैम्प्ट किया था। अच्छा, वो तो माहिर होंगे इसमें क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। जी, 49 वॉलनट्स के साथ उनका रिकॉर्ड था गिनीस। और फिर इसके बाद मैंने कराची आकर वापस इस रिकॉर्ड को अटैम्प्ट किया दोबारा। तब तक वो रिकॉर्ड यूएसए के पास जा चुका था, जिसमें 1 मिनट में जो है 62 वॉलनट्स उन्होंने स्मैश किए थे, जिसमें वॉलनट को एयर में फ्लाई करके ननचक्कू से ही ब्रेक करना था और 60 सेकंड्स का टाइम था उसमें। तो मैंने जब पहली दफ़ा रिकॉर्ड वापस लिया था तो वो 197 के साथ मैंने वापस लिया था और उसको ननचक्कू के बेस्ट रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था गिनीस की तरफ से। ज़बरदस्त। तो खासी अप्रिसिएशन आपको मिलती है, नज़र भी आ रही है, पुलिस सर्टिफिकेट्स भी आपके पास मौजूद हैं। ओवरऑल जो साथी हैं पुलिस डिपार्टमेंट है उनका कैसा रिस्पांस है सारी अचीवमेंट पर? घर वालों का कैसा रिस्पांस होता है या कहीं ये तो नहीं कहते कि यार ये क्या है, क्यों करते हो तुम?
जो लोग फिटनेस को जानते हैं, स्पोर्ट्स को जानते हैं, वो यकीनन वो सपोर्ट करते हैं। तमाम अफसरान हैं वो सपोर्ट करते हैं इस पे। मुझे जो है इस अचीवमेंट के ऊपर एडिशनल आईजी साहब ने भी इस पे अप्रिशिएट किया मुझे, और आईजी साहब ने भी बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे जो है सर्टिफिकेट इशू किया। वेरी नाइस। ये काफ़ी सारे मेडल्स नज़र आ रहे हैं, कौन कौन सी चैम्पियनशिप्स के हैं और आप क्या अचीवमेंट्स हैं इसमें? जी, इसमें डिफरेंट मेडल्स हैं, डेमोस्ट्रेशन के हैं, फाइट्स के मेडल्स हैं, और जो है क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट्स के बाद जो है ना बाकायदा ताइक्वांडो का आगाज़ किया था। ताइक्वांडो पॉइंट स्कोरिंग गेम है, स्पोर्ट्स गेम है, और बहुत अच्छी एक्टिविटी है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें डिफरेंट मैंने कराची लेवल, नेशनल लेवल, सिंध लेवल, बेनुस सूबाई लेवल पे पार्टिसिपेट किया सिंध से, और ये तमाम उनके मेडल्स हैं। अच्छा, इंटरनेशनली भी इसके कॉन्टेस्ट होते हैं या नहीं होते, या कभी जाने का इत्तेफाक हुआ है या आगे प्लान कर रहे हैं कुछ इसके लिए? जी, असल में मैं जो है 2014 में इटली में परफॉर्म कर चुका हूँ, गिनीज रिकॉर्ड में ही हमारा टीम रिकॉर्ड था इसमें, और जो है उसमें हमने उस रिकॉर्ड को अचीव किया था। जो है फिर उसमें हमें वहाँ से सर्टिफिकेट भी इशू हुआ था। हमेशा से जो है स्पॉन्सर्स ना होने की वजह से हम लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अभी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद भी मैं जो है पार्टिसिपेट कर चुका हूँ सिंध पुलिस की तरफ से नेशनल गेम्स में रिसेंटली, और क्योंकि एक गैप के बाद मैंने वहाँ फ़ाइट में पार्टिसिपेट किया, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो है मेरे ऑफिसर जो हैं, आईजी साहब हैं, और मुझे इस पे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और मैं मज़ीद भी टूर्नामेंट खेलना चाहता हूँ और अपना गिनीज रिकॉर्ड भी जो है वो उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अब जो नया रिकॉर्ड बना है उसको तोड़ने के लिए क्या रिकॉर्ड सेट हो गया है? नहीं, मेरा जो अभी करंट रिकॉर्ड मेरे पास है यूएस से जब मैंने रिकॉर्ड लिया था, तो वो इंडिया ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था, जो कि 97 था मेरा, और उसको जो है 108 पर ब्रेक किया था इंडिया ने। तो फिर मैंने इंडिया से रिकॉर्ड अपना वापस लिया। इस वक्त रिकॉर्ड करंट मेरे पास है 118 वॉलनट्स के साथ। ज़बरदस्त, 118 वॉलनट्स आपको 1 मिनट में करना? जी हाँ, 60। ज़बरदस्त। तो अब ये तो वॉलनट्स आप बताते तो हम वॉलनट्स भी मंगा लेते हैं, तो ज़रा उसका भी मुजाहरा देखते हैं कि कैसे होता है। लेकिन हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुश्तबा से रिक्वेस्ट में भी ज़रा बताएं ये जो ननचक्कू है इसको कैसे जो है ना वो चलाते हैं, यहाँ पर आपको लाइव भी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात हो रही है मुश्तबा से, और मुश्तबा बातों के साथ साथ हम ज़रूर आप यहाँ पे लाइव हों और हम देखें ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कुछ दिखाएं अपने टैलेंट और हमें भी बताएं कि जो है ना वो किस तरह से होता है और क्या क्या आप कमालात कर सकते हैं, दिखाइए। इसी जगह एडजस्ट करना है। जी, आप थोड़ा आगे भी जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। जी, वेरी नाइस। आपको खुद नहीं लगती इससे? खुद लगती, क्योंकि ये जो आपके हाथ में ये तो बैठ सकते हैं आप। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, ये तो हाथ में है ये वाले तो ननचक जो है ना वो खास से वेटलेस से लग रहे हैं, लेकिन ये जो रखे हुए यहाँ पे ये तो मुझे लकड़ी के जी हाँ, वेट वाले, तो इससे लगती तो होगी। जी, एक्चुअली जो है ये जो है डेमोस्ट्रेशन ननचक्स हैं, ये इसलिए भी चलाए जाते हैं कि एक डेमोस्ट्रेशन के लिए, लोगों में शौक़ पैदा करने के लिए, ताकि वो इसको सीखें, और फिटनेस के लिए उनके पास एक जो है बहाना होना चाहिए जिसकी प्रैक्टिस करें। मैं चाह रहा हूँ कि इनको भी थोड़ा सा चलाऊं। आप चला सकते हैं, मुझे डर ये लगा, आप तो चाह रहे, मुझे डर ये लग रहा है अगर छूट गया तो मत्था ज़रूर फूटेगा इधर। ये वुडन ननचक्स हैं, ट्रेनिंग तो हम इन्हीं पर ही करते हैं। अच्छा, इन्हीं ननचक्स पर लगता होगा यार। और ये फाइट्स वगैरह में वहाँ पे चाइना में तो इस्तेमाल होते हैं, हम मार्शल आर्ट में तो इसका एक बड़ा रोल है ना? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये एक बेसिक वेपन है, तो स्टार्ट के लिए जो है सीखने के लिए बहुत जो है ये अच्छी चीज़ है, ताकि आप इसको स्टार्ट से सीखें। और वेपन्स बहुत सारे हैं, 3 सेक्शन ननचक्स होता है जिसमें 3 सेक्शन होते हैं इसके, और सोर्ड है और स्टिक है।
अच्छा, ये चोटें कितनी आई जब सीखना शुरू किया था? तब ये कमर तो जख्मी हो गई होगी अभी, जैसे मैंने आपको चलाते देखा। नहीं, एक्चुअली हम लोग इसमें पावर कंट्रोल करते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं तो उसको कंट्रोल करते हैं ताकि सामने की तरफ हिट हो और बॉडी को आपकी डैमेज ना करे। तो यकीनन इसकी टेक्निक प्रॉपर होगी, और अगर हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई वाकई इसको फाइट में यूज़ कर रहा है तो ये अगले सामने वाले को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है? ये बिल्कुल सामने वाले को जो है सीरियसली डैमेज कर इंजर्ड कर सकता है सीरियसली, और बहुत ज़्यादा आपकी जो है नुकसान कर सकता है। आपके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। और ननचक्स की जब मैं गिनीज रिकॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था तो बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हैं मुझे उसकी ट्रेनिंग के दौरान। अभी आपने थोड़ा सा किया और आप इतने फिट हैं तो इतना जो है ना वो सांस आपका वो हो रहा है, तो वैसे इसको एज फिटनेस के लिए भी अगर कोई इस्तेमाल करता है तो ये कितना पावरफुल टूल नज़र आ रहा है कि आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। हमें लग तो रहा है कि हाथों की मूवमेंट है, लेकिन ओवरऑल कितनी बॉडी जो है ना एंगेज आती है, और फिजिकली फिट रखने के लिए कितनी अच्छी एक्टिविटी है मुस्तफा? उसके लिए हम जो है डेली जो है रनिंग करते हैं। वो बेहतर है अगर रनिंग करें, लेकिन हम लोग अपनी जॉब की और ड्यूटी और दूसरी मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये है कि हफ्ते में 1 से 2 दिन हम लोग जो है अपनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में रहते हैं, और क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता अपनी फ़िटनेस के लिए तो उसमें वक्त निकालते हैं और जो है आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच मुस्तफा, आप हमारे साथ शो में आए। एक अच्छा जो है ना वो जेस्चर है, रिकॉर्ड हमारे पास है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। वाकई नाम रजिस्टर कराना या जो है ना अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको रजिस्टर कराना एक बहुत जो है ना बड़ा टास्क होता है, क्योंकि नैनो सेकंड्स की भी जो है ना हर चीज़ नोट हो रही होती है। जैसे अभी हसन ने भी बताया आपको कि जी छोटी छोटी टेक्निक्स बहुत मैटर करती हैं, डिटेलिंग बहुत मैटर करती है, और ये पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड है। आप फ़ख्र पाकिस्तान है मुस्तफा, और पुलिस जैसे इदारे में हमें सर्व कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप आगे भी बढ़ें और ज़िंदगी में मज़ीद नाम रोशन करें, पाकिस्तान का भी और अपना भी। इसी नुक्ते पर रमशा कंवर और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।